कहानी एक ऐसी लड़की की जिसकी खुद की माँ चाहती थी कि वो मर जाए, जिसके लिए उन्होंने इसे पहाड़ी से धक्का दे दिया, लेकिन वो लड़की मरी नहीं बल्कि और भी ज्यादा ताकतवर बनकर वापस लौटी और अपने परिवार के लोगों को चुन चुन कर उनसे बदला लेती है। बदला लेते टाइम वो ऐसी ऐसी चीजें बाहर निकालती है जिसे सालों पहले दफना दिया गया होता है। सो कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी हीरोइन बदला लेती है और सभी लोगों को सजा देती है वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई है। कहानी की स्टार्टिंग वैन से होती है, जो कि सैन फैमिली की बड़ी डॉटर होती है। 15 साल पहले उसकी माँ ने उसे पहाड़ी से धक्का दे दिया था, ये सोचते हुए कि वो मर जाए, बट लकीली वो बच जाती है। वहाँ पे रहने वाले एक गुरु जो होते हैं वो उसकी जान बचाते हैं और साथ ही उसे मेटाफिजिक एक्सपर्ट भी बना देते हैं। जब वैन को ऐसा रियलाइज होता है कि अब वो अपने परिवार से रिवेंज लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, तब वो सैन फैमिली में वापस आती है, जहाँ पे वो सैन फैमिली के घर को देखती है, जिसे इविल ऑरा से घर को चारों तरफ से बांध दिया होता है। वैसे तो वैन को उसके परिवार को इस चीज से बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो 2 रीजन से यहाँ पे हेल्प करने का डिसीजन लेती है। पहला ये होता है कि उसे पता होता है कि ये ऑरा कितना ज्यादा खतरनाक है, वो बहुत ही जल्द पूरे शहर पे कब्जा कर सकता है, और दूसरा उसे अपने फैमिली मेंबर से अपने तरीकों से बदला लेना था, इसीलिए वो अंदर चली जाती है, जहाँ पे उसके डैड उसे अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं, लेकिन ना ही उसका भाई और ना ही उसकी बहन, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देती है। और माँ तो यहाँ तक कह देती है कि उस समय जब वो पहाड़ से नीचे गिरी थी ये उसकी ही गलती थी, और फिर वो जिस जगह से आई थी उस जगह की वो बुराई करने लगती है। वो कहती है कि तुम तो भिखारियों के साथ रहकर आई हो, आखिर हमारे ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा तुम्हारा। मैंने उनसे कुछ नहीं कहती है, लेकिन वो अपने पिता को ध्यान से देखती है और उनसे कहती है कि माँ के द्वारा आपको धोखा दिया जा रहा है। ये सुनकर सभी गुस्सा होने लगते हैं। सभी पिता को समझाते हैं कि इसे वापस भेज दिया जाए, क्योंकि ये वापस आते ही परिवार के अंदर खलल डालने की कोशिश कर रही है, इसलिए तुरंत इसे यहाँ से निकाल दिया जाए। पिता कुछ सोचे उससे पहले उनके पास किसी का कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि उनकी वाइफ कल रात किसी के साथ होटल में थी, यहाँ तक कि फोटो भी लीक हो गई है। जैसे ही पिता वो सारी फोटो देखते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो तुरंत इसके बारे में अपनी वाइफ से पूछते हैं। माँ बहाना बनाती हैं और कहती हैं कि वो मेरा बस क्लासमेट है और हम क्लास रियूनियन पार्टी में मिले थे, उसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए मैं उसे बस होटल में छोड़ने के लिए गई थी। पिता कहते हैं कि सच में अगर ऐसी बात है तो उस लड़के को होटल के अंदर छोड़ने में तुम्हें पूरी रात का समय लग गया था। कियांग कहती है कि पिताजी आप इन सारी चीजों पे भरोसा ना करें, मुझे अपनी माँ पे भरोसा है, वो ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकती हैं। भाई भी अपनी माँ को ही सपोर्ट कर रहा होता है और कहता है कि पिताजी आपको ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वैसे भी हमारी कंपनी पब्लिक होने वाली है। अब ये सुनकर पिता भी थोड़े शांत हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी पब्लिक होने वाली है, इसलिए आलतू फालतू लोग सामने आकर इनकी कंपनी को बर्बाद करने के लिए फैमिली के ऊपर उंगली उठा सकते थे, इसीलिए वो अपनी वाइफ को फर्स्ट एंड लास्ट टाइम वार्न करके उसे छोड़ देते हैं। ये मैटर जैसे ही थोड़ा सा शांत होता है, कियांग वैन को घर से निकालने का प्लान बनाने लगती है और कहती है कि अब तो इस घर की रियल डॉटर आ गई है, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब यहाँ पे रुकना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे कहते हुए वो घर से निकलने का बहाना करती है, लेकिन भाई और मॉम उसे रोकने लगती हैं। माँ और भाई दोनों कियांग को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए वो उसे घर में रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और साथ ही वो इनडायरेक्टली वैन को घर से निकलने के लिए कहते हैं। कियांग इस चीज को और भी ज्यादा उलझाने के लिए ज्यादा से ज्यादा नाटक करने लगती है और कहती है कि नहीं, मुझे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ये मेरी जगह नहीं है। वैन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये मेरी जगह है और मॉम तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम दोनों ही यहाँ से घर से निकल जाओ। ये सुनकर तो दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। यन कहती है कि आप लोगों को ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हो, इसलिए एक साथ ही निकल जाओ और सामान की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं थोड़ी ही देर के अंदर दोनों के सामान पैक करके बाहर ला दूंगी। जैसे ही कियांग नोटिस करती है कि वो अपने जाल में खुद ही फंस रही है, वो तुरंत अपने पिता के पास जाती है और कहती है, पिताजी आज तो 4 प्रमुख परिवारों के साथ हमारी डिनर पार्टी होने वाली है ना, तो उसके लिए मुझे और माँ को मदद करनी होगी, इसलिए हम यहाँ पे रुक जाएं। पिता उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। वो अपनी बड़ी बेटी वैन से कहते हैं कि तुम इतने साल उस जगह पे रही हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कियांग डरने लगती है कि कहीं वो ज्यादा पैसे ना मांग ले, इसलिए वो तुरंत बीच में बोलना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि बहन मुझे पता है कि तुम्हें पैसे चाहिए होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि पिताजी बहुत ही मेहनत करके पैसे कमाते हैं, इस तरीके से तुम उनके पैसे बर्बाद मत करना ना, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, तुम्हारे लिए 1000 युआन से काम चल जाएगा। इस तरीके से वो इसकी इंसल्ट करती है, लेकिन वैन तो उसे तुरंत थप्पड़ मार देती है। अचानक से माहौल गंभीर हो जाता है। पिताजी भी उसे पूछते हैं कि तुम इस तरीके से किसी पे हाथ कैसे उठा सकती हो, तो वो मासूम बनते हुए कहती है कि पिताजी मैं जहाँ से रह कर आई हूँ तहाँ पे मुझे सिखाया गया है कि जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हो तो उनके बीच में किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, ये अपमान होता है और आप तो हमारे फैमिली के हेड हो ना, आखिर आपके अपमान को मैं कैसे सहन कर सकती हूँ। अब ऐसी बातें सुनकर पिता का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और वो सभी को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि वैन के साथ किसी को भी नहीं उलझना है। फिर बाद में सभी बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे कियांग फिर से वैन को परेशान करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि जल्दी से बहन खाना खा लो, क्योंकि तुम्हारे भिखारी गाँव में तो ऐसे खाने की चीजें नहीं मिलती होंगी ना।
ना। ये सुनकर माँ को जहाँ क्यांग को एक थप्पड़ लगाना चाहिए वो उसकी बड़ाई करने लगती है और कहती है कि मेरी बेटी कितना ज्यादा सोचती है। वैन कुछ नहीं कहती है, वो अपने बाउल को देखे जा रही होती है जिसके अंदर उसे खाने को सर्व किया गया था। उसे उसके अंदर कुछ गड़बड़ महसूस होता है। तभी बाहर से एक फीमेल डॉग बाहर से आती है और वैंग के ऊपर भौंकना स्टार्ट कर देती है। क्यांग ये देखकर उसके पास आती है और उसे शांत करती है। डॉगी को शांत करते टाइम वो उसका नाम ले रही होती है, जिससे वैन को पता चलता है कि क्यांग ने डॉगी का नाम भी वैन रख दिया है। वैन को तो ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। क्यांग उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि बहन मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसीलिए तुम्हारी याद में मैंने इस डॉगी का नाम वैन रख दिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है ना? वैसे ये डॉगी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन ये पता नहीं तुम्हारे ऊपर क्यों भौंके जा रहा है। उप्स, मैं तो बताना भूल ही गई थी, ये डॉगी तुम्हारे ऊपर इसलिए भौंक रहा है क्योंकि तुम उसके बाउल में खाना खा रही हो। ये सुनकर वैन कहती है कि मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कि तुम इतने टाइम से इस फैमिली में रह रही हो, लेकिन फिर भी आज तक तुम्हें तमीज नहीं आया। पता नहीं तुम किस खानदान से बिलोंग करती हो। इस तरीके से वो उसकी बेइज्जती करने लगती है। क्यांग के पास कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वो रोना स्टार्ट कर देती है। माँ उसे शांत करती है और भाई कहता है कि तुम्हें पता भी है कि ये डॉगी किसके घर से आया है? चेयरमैन पेई के घर से। वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और अगर तुम उसके कुत्ते के बाउल में खाना खाती हो तो ये तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इनकी बातें सुनकर पिता सभी को डांट लगाते हैं और बाद में वो वैन के कमरे को उसे दिखाने के लिए कहते हैं। सभी घर से बाहर निकलते जहाँ माँ और क्यांग ने दोनों ने मिलकर डॉगी के घर को ही रिनोवेट कर दिया होता है ताकि वैन वहाँ पे जाकर रहे। ये सब देखकर पिता उससे पूछते हैं कि उसके अपने कमरे का क्या हुआ। माँ बहाना बनाती है और कहती है कि उसके अपने कमरे को तो क्यांग ने अपने कपड़ों का कमरा बना लिया है, इसलिए इस समय घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है। और वैसे भी वो भिखारियों के साथ रहकर आई है, हमें नहीं पता है कि उसके अंदर कौन सी बीमारी होगी, इसलिए अच्छा होगा कि एक रात के लिए उसे यहीं पे रहने दे। तभी क्यांग भी अपने पिता को कन्विंस करने लगती है कि आज रात तो पार्टी होने वाली है, अगर इसके बारे में किसी को पता चल जाएगा जो कि भिखारी है तो आपकी इंसल्ट हो जाएगी। पिता भी इन सभी की बातें सुनते हैं और सिर्फ एक रात के लिए वैंग को यहाँ पे रहने के लिए कहते हैं। वैंग बड़े ही आसानी से मान जाती है और कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। लेकिन अचानक से बाहर से किसी पर्सन को मेरे बारे में पता चल जाता है कि आप अपनी बायोलॉजिकल बेटी को कुत्ते के घर में रख रहे हो, तो सोचो पिताजी आपकी कितनी ज्यादा इंसल्ट होगी। ये सुनकर पिता इसकी साइड हो जाते हैं। वो तुरंत अपनी वाइफ को कहते हैं कि जल्दी जाओ और इसके लिए इसके कमरे को सजाओ। माँ को मजबूरी में यहाँ से जाना पड़ता है। क्यांग वैन से कहती है कि पता नहीं तुम वापस क्यों आई हो, मेरी सभी चीजों को मुझसे छीन रही हो। ये सुनकर वह कहती है कि जो कुछ भी मेरा है बस मैं उसे ही तुमसे ले रही हूँ। तभी यहाँ पे क्यांग की डॉगी आ जाती है जिससे वो इशारे से वैंग पे हमला करने के लिए कहती है और वो तुरंत वैंग के ऊपर हमला भी कर देती है। लेकिन वैंग अपने पावर का यूज करते हुए उसे एक थप्पड़ लगाती है जिससे वो एक थप्पड़ में ही शांत हो जाता है और उसके ऊपर जो नेगेटिविटी छाई हुई थी काफी समय से वो भी हट जाती है। डॉगी की ये हालत देखकर क्यांग और उसका भाई दोनों ही वैंग के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो उसे ऐसा फील कराना चाहते थे कि घर में डॉगी की इज्जत ज्यादा है ना कि उसकी, लेकिन वो भी नाटक करने में बहुत तेज होती है। वो अपने पिता के सामने ऐसे रिएक्ट करती है कि उसके पिता एक ही बार में उसके साइड हो जाते हैं। वो दोनों को डांट लगाते हैं और तुरंत उससे माफी मांगने के लिए कहते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। क्यांग को तो इन सारी चीजों से बड़ा ही गुस्सा आता है। तभी वो अपनी डॉगी को फिर से उसे काटने के लिए भेजती है, लेकिन उसका डॉगी तो उसके पास जाकर बड़े ही प्यार से उसके पास बैठ जाता है। अपनी डॉगी को किसी और के सामने इस तरीके से देखकर उससे बड़ा ही गुस्सा आता है और वो उसे लात मार देती है, जिस वजह से वो डॉगी गुस्सा हो जाता है और वापस से क्यांग के ऊपर ही हमला करने लगता है। तभी माँ भी आ जाती है और तीनों मिलकर उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए क्यांग पास में रखे हुए एक पत्थर को उठाती है और कुत्ते के ऊपर मार देती है, जिससे कि उसका एक पैर टूट जाता है। इसके बाद फैमिली वाले क्यांग को तुरंत हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। बेचारा डॉगी बहुत ही दर्द में होता है। जब वैंग उसके दर्द को महसूस करती है तब अपने पावर का यूज करते हुए वापस से उसके पैरों को ठीक कर देती है। फिर वो घर के नौकरों को बात करते हुए सुनती है कि आसपास के लोग पता नहीं क्यों बहुत ही तेजी से मर रहे हैं। ये सुनकर वो समझ जाती है कि इस घर के ऊपर जो इविल शक्ति है उसी की वजह से आसपास के लोग मर रहे हैं। वो उसे तुरंत खत्म कर देती है। इसके बाद कागज के एक पक्षी बनाती है और जिनके साथ भी गलत हुआ है वो उनके पास भेज देती है। दूसरी तरफ अब चेयरमैन पेई को देखते हैं जो कि बहुत ही जल्द मरने वाले थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को पूरे तावीज से भर दिया होता है। और वो पिछले 6 महीने से भी घर से बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि वो जब भी घर से बाहर निकलते उनके साथ कोई न कोई इंसिडेंट हो ही जाता। वो पूरी तरीके से डरे सहमे से होते हैं। तभी उनका असिस्टेंट फैंग उनके पास आता है जो कि सैन फैमिली के पार्टी के बारे में बताता है जहाँ से उन्हें इन्विटेशन आया था, लेकिन वो वहाँ जाने से साफ साफ मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें सैन फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वो उनकी लेवल की नहीं थी। तभी असिस्टेंट उनके हाथ में उनके मास्टर का लिखा हुआ लेटर उन्हें दे देते हैं। जैसे ही वो उन्हें पढ़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत उसी पार्टी में जाने की बात कहते हैं। फैंग समझ नहीं पाता है कि जो इंसान पिछले 6 सालों से अपने आप को घर में पूरी तरीके से बंद कर दिया था, जब भी वो घर से बाहर निकलता या फिर खाना खाता या फिर वो नहाने जाता उसका कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता था, वो उस पार्टी में जाने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो गया। उसकी बेचैनी देखकर चेयरमैन पेई उसे बताते हैं कि मेरे मास्टर मेरी इलाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो उनका शिष्य है वो मुझे ठीक कर सकता है, और उनका शिष्य कोई और नहीं बल्कि सैन फैमिली की बेटी है, इसलिए मुझे उस
पार्टी में जाना है, तुम पार्टी में जाने के लिए कुछ चीजें तैयार कर दो। दूसरी तरफ हम पार्टी का सीन देखते हैं। पार्टी बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। पार्टी में बहुत से अमीर लोग आए होते हैं। सभी पार्टी में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तभी वैन सिंपल कपड़ों में लेकिन बहुत ही एलिगेंट लुक के साथ एंट्री लेती है। बहन उसे सिंपल कपड़ों में देखते ही उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके पास चली जाती है और अपने कपड़ों का शो ऑफ करने लगती है। ये देखकर वो उसे कहती है कि तुम्हें कम इतराना चाहिए। एक तो मेरी फैमिली के पैसे उड़ा रही हो और ऊपर से मेरी ही इंसल्ट कर रही हो। तुम्हें तो तुम्हारा कुत्ता भी इज्जत नहीं देता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने ऐसे इतराती हो जैसे कि तुम कहीं की महारानी हो। ऐसी बातें सुनकर तो उसका मुंह उतर जाता है, लेकिन फिर भी उसे कहती है कि क्या फायदा, लेकिन पूरी सैन फैमिली तो मुझे ही पसंद करती है ना। पिता अपनी बड़ी बेटी के सिंपल कपड़े को देखकर अपनी वाइफ को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि तुमने उसके लिए कपड़े क्यों नहीं खरीदे। ये सुनकर वो बहाना बनाती हैं कि वो भूल गईं। तभी यहाँ पे चेयरमैन पेई के असिस्टेंट फैंग आ जाते हैं, जिनके हाथ में गिफ्ट होता है। वो बताते हैं कि ये गिफ्ट इस घर की बेटी के लिए है। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर दोनों बच्चियों में से ये गिफ्ट किसके लिए आया होगा। तब लोग आपस में बात करने लगते हैं कि शायद ये क्यांग के लिए आया होगा, क्योंकि वैंग तो कुछ ही दिन पहले इस फैमिली में आई है और क्यांग ज्यादा समझदार है और ज्यादा सुंदर भी है। सभी लोगों के साथ क्यांग को भी ये भरोसा हो जाता है कि ये गिफ्ट उसके लिए आई है, इसलिए वो आगे बढ़ के उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके अंदर एक प्यारा सा नेकलेस होता है। माँ उस नेकलेस को तुरंत सबके सामने अपनी बेटी को पहना देती है। जब लोग उस नेकलेस को देखते हैं तब वो उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ टाइम पहले इसे किसी एग्जीबिशन में देखा था जिसकी कीमत 300 मिलियन युआन थी। सबको ऐसा लग रहा होता है कि चेयरमैन पेई के सपोर्ट से अब सैन फैमिली बहुत ही ज्यादा आगे निकलने वाली है और सैन फैमिली के हेड भी असिस्टेंट के साथ बाहर जाकर चेयरमैन पेई का इंतजार करने लगते हैं और अंदर वापस से क्यांग अपनी बड़ी बहन का इंसल्ट करने लगती है। वो सबसे कहती है कि मेरी बहन गाँव से आई है। गाँव का नाम सुनते ही सभी कहते हैं कि कहीं इसके अंदर वायरस हुआ तो सभी उसे दूर हटने लगते हैं। तभी भाई भी क्यांग को एक प्यारा सा गिफ्ट देता है, जिसके अंदर एक ताज होता है, जो कि ये भी बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। गिफ्ट देने के साथ वो अपनी बहन को एक प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट भी देता है कि तुम्हारे ऊपर ऐसी महंगी चीजें सूट करती हैं। बाद में वो दूसरा गिफ्ट वैन को दे देता है। जैसे ही वैन उस बॉक्स को खोलती है, उसके अंदर से बहुत ही गंदा सा स्मेल बाहर निकलने लगता है। दरअसल उस बॉक्स के अंदर एक शूज होता है, जो कि एक भिखारी का होता है और उसके भाई ने इस शूज को एक भिखारी से लिया होता है, वो भी 20 युआन में। वो उस गिफ्ट को देते हुए उससे कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हारे ऊपर सूट करता है। क्यांग भी आगे बढ़ती है और कहती है कि देखा तुम्हारा लेवल क्या है। ये सुनकर तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है। वो बॉक्स से उस शूज को निकालती है और अपनी बहन के मुंह में डाल देती है। साथ ही वो ऐसा मैजिक कर देती है जिस वजह से क्यांग उस शूज को अपने मुंह से बाहर ही नहीं निकाल पाती है। भाई और माँ दोनों ही उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो भी शूज को बाहर नहीं निकाल पा रहे होते हैं, जिस वजह से वो वैन के ऊपर गुस्सा निकालने लगते हैं। वैन कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और अगर तुम सब चाहते हो कि वो शूज बाहर निकल जाए तो तुम्हें क्यांग को समय पूरा होने से पहले 10 थप्पड़ मारने होंगे और याद रखना, अगर धीरे से मारोगे तो समय ही बर्बाद होगा और अगर तुमने समय बर्बाद किया तो इसे पूरी जिंदगी भर इस सोच को ऐसे ही लेकर घूमना होगा। भाई ये सुनकर उसे थप्पड़ मारने में हिचक रहा होता है, क्योंकि उसने आज तक इसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया था, लेकिन क्यांग उसके ऊपर जोर देती है। तब जाकर वो उसे थप्पड़ मारना स्टार्ट करता है। थप्पड़ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जैसे ही 10 थप्पड़ पूरे होते हैं तुरंत उसके मुंह से वो शूज नीचे गिर जाता है और वो रोने लगती है। सो इस तरीके से वैन बिना कुछ किए अपनी बहन को सबके सामने शर्मिंदा कर देती है। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे पिता चेयरमैन पेई को लेकर यहाँ पे आते हैं और सबको डांट लगाते हैं कि यहाँ पे कैसा शोर शराबा चल रहा है। चेयरमैन पेई जब यहाँ पे आते हैं तब वो क्यांग को देखते हैं, जिसने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, जिसे देखकर वो सोचते हैं कि शायद यही वो लड़की है जो कि मास्टर के शिष्य है। वो उसके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं और उसकी कंपनी के साथ भी सहयोग देने का बात करते हैं। चेयरमैन पेई के मुंह से तारीफ सुनकर उसे अच्छा लगता है। फिर वो इनडायरेक्टली वैन को सजा देने की बात करती है। चेयरमैन पहली बार जब वैन को देखते हैं तब वो उन्हें बुरी नहीं लगती है, बल्कि वो उन्हें कुछ खास लगती है। इसीलिए वो इस बात को ऐसे कहते हुए टाल देते हैं कि दो बहनों के बीच में किसी और को नहीं पड़ना चाहिए। क्यांग समझ जाती है कि इतने से कुछ नहीं होगा। उसे पता होता है कि चेयरमैन पेई को डॉग्स बहुत ही ज्यादा पसंद है और वो हमेशा डॉग्स को बचाते हैं। इसीलिए वो इस बात का फायदा उठाते हुए अपने बहन के ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने एक डॉग को अडॉप्ट किया है, लेकिन उसकी बहन हमेशा ही उसे थप्पड़ मारती रहती है, उसे प्रताड़ित करती रहती है। ये सब सुनने के बाद भी चेयरमैन पेई को ये विश्वास नहीं होता है कि वैन ये सारी चीजें कर सकती है। तभी अचानक से उनके पेट में दर्द होने लगता है। पूरी काली ऊर्जा उनके चारों तरफ घिरी हुई होती है। जब वैन उन्हें देखती है तब वो समझ जाती है कि आखिर क्यों उस डॉगी के ऊपर काली ऊर्जा छाई हुई थी, क्योंकि वो इनके पास से आई थी और इनके आसपास तो इतनी सारी नेगेटिविटी भरी हुई है। अब ये तो समझ जाती है कि चेयरमैन पेई की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन आसपास के जितने भी लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने वैन के ऊपर गुस्सा किया था, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो गई है। पिता को तो अब कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, इसलिए वो भी वैन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी वजह से इन्हें कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चेयरमैन को शक होने लगता है कि शायद वैन ही उनके मास्टर की शिष्य होगी, इसलिए वो हाथ बढ़ाकर उससे मदद की कोशिश कर रहे होते हैं।
लेकिन आसपास के लोग इस चीज को भी गलत तरीके से यूज कर लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो उसे सजा देने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो उनके इशारे को समझ आते हैं और वैन से कहते हैं कि प्लीज आप मेरे बॉस की जान बचा लो। अचानक से ये बात वो भी असिस्टेंट के मुंह से सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। बहन तो वैन के ऊपर इल्जाम लगाती है कि उसने कभी भी मेडिकल की पढ़ाई नहीं की है, तो आखिर वो उसकी जान कैसे बचा सकती है। पिता तो बार बार उसे घुटने टेककर माफी मांगने के लिए कह रहे होते हैं और तभी क्यांग भी उनका इलाज करने के लिए आगे बढ़ती है। वैंग उसे रोकती है और कहती है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे उनकी जान बचानी होगी। ये सुनकर माँ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनकी जान बचा लोगी। पिता भी तुरंत उसे हटाने के लिए 2 बॉडीगार्ड को बुला देते हैं, लेकिन जैसे ही बॉडीगार्ड उसके पास पहुंचते हैं, वैंग अपने सिर्फ एक लुक से ही दोनों को उसके जगह पे फ्रीज ही कर देती है। फिर वो आगे बढ़कर चेयरमैन पेई का इलाज करने लगती है। थोड़ी देर वो उनका इलाज करती है और फिर वो हट जाती है। अचानक से वो खून की उल्टियां करते हैं और उनकी सांसें रुक जाती है, जिसे देखकर पूरा सैन परिवार बुरी तरीके से डर जाता है। असिस्टेंट फेई भी पूरे सैन परिवार को खत्म करने की बात करने लगती है। ये सुनकर पूरा का पूरा सैन परिवार तुरंत वैन को अपने परिवार से निकालने की बात करने लगते हैं। आसपास के लोग कहते हैं कि सैन परिवार कितना ज्यादा घटिया है, उसने गलती की, लेकिन इतनी जल्दी कोई अपनी बेटी को अपने परिवार से कैसे बाहर निकाल सकता है। असिस्टेंट किसी की बातें नहीं सुनता है। वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाता है वैन को पकड़ने के लिए, लेकिन तभी चेयरमैन पेई होश में आ जाते हैं और सभी को रुकने के लिए कहते हैं। फिर वो वैन के सामने जाते हैं और उसके सामने घुटने टेक देते हैं। वो उसका शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। ये सुनकर वो उसे कहती है कि आप मुझे जानते हो। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है कि आप इकलौती ऐसे पर्सन हो जो मेरी जान बचा सकते थे। क्यांग चेयरमैन पेई से कहती है कि लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये आपको ठगने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये कौन है, और तभी उनकी नजर नेकलेस पे जाती है, जिसे देखकर वो उसे कहते हैं कि मैंने इस नेकलेस को वैन के लिए भेजा था, आखिर वो उसके गले में क्या कर रहा है। असिस्टेंट अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और कहता है कि ये मेरी गलती है। वो आगे बढ़ता है और क्यांग के गले से नेकलेस छीन लेता है और अपने मालिक को वापस करता है। चेयरमैन पेई कहते हैं कि अब तो ये नेकलेस पुराना हो गया है, मैं आपके लिए एक और बेहतरीन नेकलेस जरूर भेजूंगा। चेयरमैन पेई को इस तरीके से वैंग से बातें करते हुए देखकर पूरे सैन परिवार को ऐसा लगता है कि शायद वैंग ने चेयरमैन पेई के ऊपर कोई काला जादू कर लिया है, जिस वजह से वो उसके आगे पीछे इस तरीके से घूम रहे हैं। वो उन्हें होश में आने के लिए कह रहे होते हैं और साथ ही वैन की इंसल्ट भी कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर चेयरमैन पेई अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हैं। असिस्टेंट समझ आता है, तुरंत आगे बढ़ता है और भाई को तड़ातड़ 2 थप्पड़ लगा देता है। ये देखकर वैन उसके ऊपर हंस देती है, जिससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने काला जादू किया है और कोई भी तुम्हारे बात पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तभी यहाँ पे एक लड़की की एंट्री हो जाती है, जो कि 4 प्रमुख परिवारों में से लिन फैमिली की डॉटर इन लॉ होती है और वो वैन पे पूरा भरोसा कर रही होती है। वो अपने इन लॉज के साथ यहाँ पे आई होती है क्योंकि उसके साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो गया था। असल में सूजी ने लिन फैमिली के इकलौते वारिस से शादी किया था, जिसे वो स्कूल टाइम से प्यार करती थी। दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार होता है, लेकिन 3 साल पहले उसके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट हो जाती है, जिस वजह से वो पिछले 3 सालों से कोमा में है। लेकिन ताज्जुब की बात ये होती है कि सूजी को 2-3 महीने पहले पता चलता है कि वो पेट से है। वो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए उसके साथ धोखा देने का तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी और उसे याद भी नहीं है कि वो किसी के साथ सोई थी। वो अपने पेट में पल रहे बच्चे के पिता के बारे में पता लगाने के लिए यहाँ पे आई होती है। अब पहले जब वो अपनी हेल्प के लिए यहाँ पे आई होती है, तब कोई भी वैन पे भरोसा नहीं करता है, कोई भी उसकी काबिलियत पे शक करने लगता है, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं होता है कि वैन इतना बड़ा काम कर सकती है। लेकिन वो जब धीरे धीरे चीजों को क्लियर करने लगती है, तभी लोग उसके ऊपर डाउट करते हैं। वो उसके ऊपर ऐसा इल्जाम लगाते हैं कि वो जो कुछ भी बता रही है वो तो इंटरनेट पे पहले से ही मौजूद है। अब ये फैमिली रिच है तो इनके बारे में सारी चीजें इंटरनेट पे ही मिल जा रही थी, इसलिए उसके बाद से वो ऐसी बातों का खुलासा करती है जिसके बारे में ना ही फैमिली वालों को पता था और ना ही इंटरनेट पे इसके बारे में कहीं भी कुछ भी लिखा था। वैन डायरेक्टली उसके फादर इन लॉ पे उंगली उठाती है और कहती है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारे फादर इन लॉ का है। अब जो फादर इन लॉ की दुनिया की नजर में इमेज होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होती है, इसीलिए सभी लोग एक बार फिर से वैंग के ऊपर उंगली उठाते हैं। लेकिन वैंग अपनी बात पे अड़ी रहती है और सूजी के मुंह से सारी बातें निकलवाने की कोशिश करने लगती है। वो उसे कहती है कि याद करो, तुम्हें कुछ न कुछ जरूर याद आएगा। दिमाग पे जोर देने पे सूजी को याद आता है कि पिछले 3 सालों से उसका हस्बैंड कोमा में था, जिस वजह से हॉस्पिटल में देखभाल करना मुसीबत बन गया था, जिस वजह से वो अपने हस्बैंड को अपने घर पे लेकर आई थी और पिछले 2 महीने पहले उसकी तबीयत अचानक से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वैन कहती है कि बस यही वह समय था जब तुम्हारे फादर इन लॉ ने तुम्हारा फायदा उठाया। सूजी को इस बात पे भरोसा नहीं होता है क्योंकि उसके फादर इन लॉ उसके साथ एकदम पिता की तरह रहते थे और उसे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करते थे, लेकिन उसके पेट के अंदर जो बच्चा था वो उसके बारे में भी वॉरिड हो रही थी। इसीलिए वो पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करती है और वैन भी सूजी को सलाह देती है कि वो अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करा ले, जिस पे जो फादर इन लॉ का रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो इस बात को मना करते हैं और साथ ही वो बच्चे का देखभाल करने के लिए भी कहते हैं। इस वजह से सभी को उनके ऊपर शक होने लगता है, लेकिन अगले ही पल जो वो बात कहते हैं वो
बात बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। वो कहते हैं कि वो कभी भी बाप नहीं बन सकते हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी को भी किसी से गोद लिया हुआ है। धीरे धीरे ये सारी चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है और सूची के साथ कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर उसके पेट के अंदर बच्चा किसका है। लेकिन जो लिन फैमिली के लोग होते हैं वो सैन फैमिली पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उससे कहते हैं कि हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब सैन फैमिली को हमसे माफी मांगनी होगी, नहीं तो उनके साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं वो हम अभी बीच में ही रद्द कर देते हैं। अब जैसे ही वैन के पिता किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हुए सुनते हैं वो तो भड़क जाते हैं। वो तुरंत अपनी बेटी के ऊपर फोर्स करने लगते हैं कि वो जल्द से जल्द इन सभी से माफी मांगे, वो भी घुटने टेक कर। वैन इनके बातों पे ध्यान नहीं देती है। वो कहती है कि इन्होंने कह दिया और आप लोगों ने मान लिया, इस बात का क्या सबूत है कि ये अब वैसे नहीं है जैसे ये बता रहे हैं। इनके बारे में मैं कुछ और भी खुलासा करना चाहूंगी। पहले ये बच्चा पैदा नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बीच में किसी इविल शक्ति का यूज किया है जिस वजह से वो अब बच्चा पैदा कर सकते हैं। और रही ये बात कि जब वो नॉर्मल हो चुके थे तब उन्होंने अपनी वाइफ के साथ बच्चे क्यों नहीं पैदा किए, तो उन्हें उनकी वाइफ पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो बूढ़ी हो रही थी और इनकी जो डॉटर इन लॉ थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, इसलिए उन्होंने इसका फायदा उठा लिया। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप अपने हस्बैंड से पूछ सकते हो। ये सुनकर वो अपने हस्बैंड से क्वेश्चन करती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं। इसका तो साफ साफ यही मतलब बनता है कि वैन ने जो कुछ भी इनके बारे में कहा है वो सारी बातें सच है। इस बात से तो सबकी दुनिया एक पल में ही तबाह हो जाती है। फादर इन लॉ तुरंत अपनी डॉटर इन लॉ के सामने आकर झुक जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस बच्चे को पैदा करे। साथ ही वो उसे कहते हैं कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और ये उनका पहला बच्चा है। ये सब जानकर उनकी वाइफ तो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन वो उसे धक्का दे देती है और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मुझसे दूर रहो। तभी सूची उन्हें थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने ज्यादा गिर जाओगे, मैं इस बच्चे को कभी भी पैदा नहीं करूंगी। वैन उनसे पूछती है कि बताइए आपने ये मैजिक कहाँ से कराया था। ये सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम उसका कभी भी पता नहीं लगा सकते हो। तभी अचानक से सूची के पेट में दर्द होने लगता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। वैन तुरंत पुलिस को बुलाने के लिए और एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कहती है। इसकी सूझबूझ समझदारी को देखकर सभी लोग इम्प्रेस होते हैं। वो कहते हैं कि सैन परिवार कितना ज्यादा बेवकूफ है। उनके पास वैन जैसी एक शानदार हीरा है, लेकिन फिर भी उन्हें कोयले की तलाश है। चेयरमैन पे भी वैन से कहते हैं कि जब तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ ऐसा करते हैं तो अगर तुम चाहो तो हमारे फैमिली में आकर रह सकती हो। ये बात सुनते ही पिता का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वे वैन की तरफ बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं, उसे अपनी प्यारी बेटी कहते हैं और कहते हैं कि वो उसे कभी भी दुख नहीं देंगे। वैन भी यहाँ पे कुछ समय रहने के लिए मान जाती है क्योंकि वो अपनी फैमिली से अभी बदला नहीं ली थी। सभी लोग पार्टी खत्म होने के साथ ही चले जाते हैं। पार्टी खत्म हो जाने के बाद भाई और मॉम दोनों ही वैन को रोकते हैं और उसे कहते हैं कि जो कुछ भी चेयरमैन पेई से उसे मिला है वो सब कुछ वो क्यांग को दे दे और साथ ही वो क्यांग से माफी भी मांगे क्योंकि बाहर उसकी वजह से उसकी इंसल्ट हो गई थी। और वैसे भी वो तो भिखारी है, आखिर वो इन सारी चीजों की क्या ही करेगी। ये सुनकर वो उसे कहती है कि अरे करोड़पति को भिखारियों की चीजें चाहिए, इतने अमीर हो लेकिन फिर भी मेरी चीजों के पीछे पड़े रहते हो। और वैसे क्यांग आइंदा से मेरी चीजों को मत छूना, नहीं तो याद है ना कैसे तुमसे वो नेकलेस छीना गया था। ऐसा कहते हुए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रात को वो ध्यान लगाते हुए उस बुरी शक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होती है जिसका यूज करके मिस्टर लेन ने सूची को प्रेग्नेंट किया था। ऐसा करने पे वो बुरी चीज तो उसके पास नहीं आती है बल्कि आसपास के चीजों को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वैन उसके बारे में पता लगा लेती है कि वो बुरी चीज कहाँ से आ रही थी। उसे पता चलता है कि वो किसी यूनिवर्सिटी से आ रही है। अगली सुबह जब वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तब वो सभी को एक साथ ब्रेकफास्ट करते हुए देखती है। वो अपने पिता के पास जाती है और बताती है कि वो क्योटो यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। ये सुनकर तो सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि क्या तुम कभी स्कूल भी गई हो जो कि तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है। सब शांत हो जाते हैं, कोई भी उसे यूनिवर्सिटी में भेजना नहीं चाहता था। ये देखकर वैन कहती है कि ठीक है, अगर इस परिवार में मुझे कहीं मदद नहीं मिल रही है तो मुझे चेयरमैन पेई के पास जाना चाहिए। ये सुनकर पिता को थोड़ी सी झिझक होने लगती है क्योंकि वो चेयरमैन पेई के सामने अपनी अच्छी रेपुटेशन बनाना चाहते थे, इसलिए वो इसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम कॉलेज में जा सकती हो, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। अगले सीन में हम दोनों बहनों को यूनिवर्सिटी में देखते हैं जहाँ पे क्यांग वैन को उसके क्लासरूम तक लेकर जाती है और फिर वो उसे अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन वैन को पता होता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे उसकी बहन उसे धक्का देने वाली होती है वो पीछे पलट जाती है और तुरंत अपनी छोटी बहन को पैरों से लात मारती है, जिस वजह से वो उसकी जगह पे अंदर चली जाती है जहाँ पे उसके ही फ्रेंड होते हैं जो कि वैन के ऊपर पानी फेंकने के लिए आए थे, लेकिन वो क्यांग के ऊपर फेंक देते हैं। बाद में वैन जब क्लासरूम के अंदर आ जाती है तब सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वो काफी सुंदर है, जिससे क्यांग को जेलसी होती है और वो सबको बताने लगती है कि ये भिखारी जगह से आई हुई है। इस तरीके से वो इनडायरेक्टली सभी स्टूडेंट को वैन को बुली करने के लिए उकसा रही होती है। ये देखकर वैन अपने पावर का यूज करते हुए एक ताबीज बनाती है और क्यांग के पीछे चिपका देती है, जिससे क्यांग अपने मुंह से ही सच्चाई बकने लगती है। वो सबसे ये कहने लगती है कि वो सैन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है, जिससे कि उसने अपनी यूनिवर्सिटी में एक अमीर पर्सन की रेपुटेशन बनाई होती है वो थोड़ी खराब होने लगती है। लेकिन जैसे ही ताबीज का पावर खत्म होता है वो तुरंत सभी से ये कह देती है कि सैन परिवार उससे ही सबसे ज्यादा प्यार करता है और वैन को घर में कोई भी पसंद नहीं करता है। ये सुनकर वो तुरंत अपने डैड के पास कॉल लगा देती है और कहती है कि क्यांग मुझे स्कूल में बुली कर रही है, क्या इसके बारे में मैं चेयरमैन पेई को बता दूं। ये सुनकर डैड उससे प्यार से बातें करने लगते हैं और
कहते हैं कि तुम मेरे परिवार की इकलौती बेटी हो, पिता तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और अगर वो तुम्हें परेशान कर रही है तो मैं उसे सजा दूंगा। ऐसा कहते हुए वो फोन को कट कर देती है। साथ ही वो सभी स्टूडेंट को डांट भी लगाती है और कहती है कि आज तक इसने तुम सभी के ऊपर जितने भी पैसे खर्च किए थे वो मेरे परिवार के थे, ना कि इसके। फिर वो अपनी जगह पे जाकर बैठ जाती है। क्लास मॉनिटर तुरंत उसके पास आती है और उसे अच्छी तरीके से बात करती है। वो उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हारी बहन गुस्से में यहाँ से गई है, पक्का वो अपने बॉयफ्रेंड को ही यहाँ पे लेकर आएगी। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उससे थोड़ा सा संभल कर रहना। तभी यहाँ पे क्यांग अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है जिसका नाम लूमिंग होता है और 4 प्रमुख परिवारों में से एक परिवार से ये होता है। वो उसके सामने अपने अमीर बॉयफ्रेंड का शो ऑफ करती है, लेकिन वैंग के ऊपर इसका कुछ भी काम नहीं आता है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई भी दिलचस्पी नहीं है और वैसे भी वो तुम्हारे साथ 4-5 लड़कियों को और भी घुमाता है, तो मुझे ऐसे कचड़े की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि वो एक साथ 4-5 लड़कियों को डेट कर रहा था और इसके बारे में क्यांग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इसीलिए वो उसे पता भी नहीं चले, इसलिए वो वैंग के ऊपर हाथ उठाता है। लेकिन वैंग बस उसे ध्यान से देखती है और उसका काम हो जाता है क्योंकि बॉयफ्रेंड उसे ना मार कर अपनी गर्लफ्रेंड को ही मारता है। तब क्यांग अपनी बहन के ऊपर फटाक से झूठा इल्जाम लगा देती है कि उसकी बहन को काला जादू आता है। ये सुनकर सभी डरने लगते हैं, लेकिन वैन को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो मॉनिटर से बात करती है और कहती है कि मुझे स्कूल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग जानना है। वो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो नोबेल पढ़ती होगी, इसलिए वो जानने की कोशिश कर रही है और वैंग भी उसके कंफ्यूजन को दूर नहीं करती है और साथ ही अपने यूनिवर्सिटी के बारे में काफी सारी बातें का खुलासा करने लगती है। वो कहती है कि हमारी यूनिवर्सिटी से अचानक से 3 लड़कियां गायब हो गई थी। वैंग कहती है कि तुमने उसके बारे में कंप्लेन नहीं किया था। वो कहती है कि पुलिस कंप्लेन तो हुई थी लेकिन कुछ भी नहीं पता चला था। वैन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं इसका पता लगाऊंगी। मिंग कहता है कि अगर तुमने सच में ये सब कर दिया तो मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर तुमसे माफी मांगूंगा। वैन कहती है कि ठीक है और फिर वह पूरे यूनिवर्सिटी में घूमने लगती है जहाँ पे उसे दूर एक बिल्डिंग दिखाई देती है। उसे उस बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ी महसूस होती है, इसलिए वो अपने दोस्तों से उसके बारे में पूछती है। मॉनिटर बताती है कि सामने वाली बिल्डिंग हमारे प्रोफेसर की अपनी बिल्डिंग है। उनका नाम लिन है और वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर भी हैं, इसीलिए वो वहाँ पे रहते हैं, अपना पर्सनल काम करते हैं और साथ ही यूनिवर्सिटी में आकर हमारी क्लास भी ले लेते हैं। वो एक अच्छे इंसान है, इसलिए तुम उन पे शक मत करो। ये सुनकर वैन कहती है कि लेकिन मुझे गड़बड़ी वहीं से महसूस हो रही है। ऐसा कहते हुए वो अंदर चली जाती है। क्यांग ये सारी चीजें देख रही होती है और अपनी बहन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वो तुरंत यहाँ के प्रिंसिपल के पास कॉल कर देती है और कंप्लेन करते हुए कह देती है कि उसकी बहन प्रोफेसर लिंग को परेशान कर रही है। थोड़ी देर में सभी प्रोफेसर लिंग के कमरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आ जाते हैं। वो सबको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, खास करके वैंग को। वे कहते हैं कि आज तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, इसलिए तमाशा क्रिएट ना करते हुए जाकर अपनी पढ़ाई करो। वैन जाने से डायरेक्टली मना कर देती है और कहती है कि मैं उन 3 लड़कियों के बारे में पता लगाने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। ये सुनकर प्रिंसिपल थोड़ी सी घबराते हुए उसे जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर लिंग थे उनका बैकग्राउंड लू फैमिली से था, इसीलिए वो डर रहे थे कि कोई तमाशा क्रिएट ना हो जाए। आवाज सुनकर प्रोफेसर लिंग भी बाहर आ जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। कुछ ही देर के अंदर पता चल जाता है कि वैन यहाँ पे उन 3 लड़कियों के बारे में पता लगाने के लिए आई है, जिसे सुनकर वो अंदर ही अंदर डर तो जाते हैं, लेकिन वो अपने डर को अपने चेहरे पे आने नहीं देते हैं। धीरे धीरे माहौल गंभीर होते जाता है, लेकिन वैन यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही होती है और तभी यहाँ पे उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। प्रोफेसर फिर से लिंग को समझाते हैं कि प्रोफेसर लिंग हमारे यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े फाउंडर में से एक हैं और वो हर साल काफी सारे गिफ्ट भी हमारे यूनिवर्सिटी को देते हैं, इसलिए तुम्हें ये गंदा इल्जाम इनके ऊपर कैसे लगा सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि ये इंसान भले ही सामने से अच्छा दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। लेकिन कोई भी इसकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा होता है। तब वो अपना फोन निकालती है और कहती है कि ठीक है, मैं फिर से पुलिस कंप्लेंट कर देती हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर लिंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि देखो, इससे हमारे यूनिवर्सिटी पे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उन 3 लड़कियों के पीछे मेरा हाथ है तो आकर मेरे ऑफिस को अच्छी तरीके से चेक कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें चेक करने के बाद भी कुछ भी नहीं मिलता है तो तुम्हें मुझसे माफी मांगना होगा। ये सुनकर वो भी मान जाती है। फिर सभी अंदर जाते हैं। चारों तरफ देखने के बाद भी कुछ भी गड़बड़ी महसूस नहीं हो रही होती है। तभी वैन एक दरवाजे की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसके पीछे गड़बड़ है। ये सुनकर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और इसकी जांच करते हैं और कहते हैं कि ये तो दीवार है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। प्रोफेसर लिंग सभी से कहते हैं कि अब देख लिया ना, तो अच्छा होगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। पिता आगे बढ़कर वैंग को लेकर जाने वाले होते हैं, लेकिन वैंग जाती नहीं है। वो प्रोफेसर के पास आती है और कहती है कि इविल मैजिक का यूज करके तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सभी चीजें बीच में ही ब्लॉक कर दोगे। ये सुनकर वो डरने लगते हैं। वैन आगे बढ़ती है और अपने पावर का यूज करते हुए उसी दीवार पे मैजिक करती है। उसके मैजिक से दीवार से एक दरवाजा खुलता है, जिसे देखकर सभी सुन रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी इस दरवाजे को नहीं देखा था। वैन उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है तो प्रोफेसर लिंग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि वहाँ मत जाओ, क्योंकि वहाँ मेरा
पर्सनल चीजें रखी हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारे पैसे रखे हैं जो मेरे अपने हैं। ये सुनकर क्यांग कहती है कि मेरी बहन तो बचपन से भिखारी है, पैसों का नाम सुनकर वो पक्का उस तरफ जाएगी। वैन उसे बेवकूफ कहती है और फिर आगे बढ़ के उस दरवाजे के ऊपर वापस से मैजिक करती है, जिस वजह से वो दरवाजा पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। दरवाजा जैसे ही ओपन होता है उसके अंदर से छोटे बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। आवाज को सुनकर सभी अंदर जाते हैं, जहाँ पे उन्हें एक छुपा सा कमरा दिखाई देता है और साथ ही एक लड़की भी दिखाई देती है जिसे बेड पे जंजीरों से बांध कर रखा गया होता है और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भी होती है। मॉनिटर उस लड़की की हालत को देखकर जब उसकी सांसें चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो तो मर चुकी है। प्रोफेसर लिन भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। वैन कहती है कि जो कुछ भी कल रात तुम उसके साथ कर रहे थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम्हें तो इतना भी होश नहीं था, जब तुम उसके साथ वो गलत हरकतें कर रहे थे तब वो मर चुकी थी। ये सुनकर प्रोफेसर लिन बहाना बनाता है और कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, वो इनोसेंट है। वैन कहती है कि ऐसा है तो ठीक है, मैं पुलिस कंप्लेंट कर देती हूँ और साथ ही इस बच्चे को भी टेस्ट के लिए भेज देती हूँ। जब इसका डीएनए टेस्ट होगा तो पता ही चल जाएगा कि ये तुम्हारा बच्चा है या फिर किसी और का है। प्रोफेसर लिन कहते हैं कि ये सब तुम्हें कैसे पता? प्रिंसिपल कहते हैं कि क्या इस में ये सारी चीजें इसने की है तो बाकी दो लड़कियां कहाँ पे हैं? वैन कहती है कि वो तो कब की मर चुकी हैं, इस पर्सन ने उन दोनों को सामने वाली दीवार में चुनवा दिया था। मिंग कहता है कि अंकल आप इतनी सारी लड़कियों के साथ सो रहे थे, ये ठीक है, लेकिन आपने उनकी जान कैसे ले ली? वैन भी पुलिस को यहाँ पे कंप्लेन करते हुए बुला देती है, लेकिन ये इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी प्रोफेसर लिन बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे सजा दिला सकती हो? मेरे पीछे लू फैमिली और क्वीन फैमिली है, इसलिए भूल जाओ कि मैंने कुछ भी गलत किया था। ये सुनकर जो वैन की माँ होती है वो अभी प्रोफेसर लिन को ही सपोर्ट करने लगती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों का साथ देकर वो और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगी। इसलिए वो उस मरी हुई लड़की की भी इंसल्ट करने लगती है और कहती है कि वो तो गरीब है, आखिर उसके आगे पीछे कौन ही होगा, इसलिए तुम भी उसके बारे में सोचना बंद कर दो। वैन से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती है और वो तुरंत अपनी माँ के ऊपर ही हाथ उठा देती है, जिससे परिवार वाले वैन के ऊपर गुस्सा करते हैं, लेकिन वैन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उसने इतनी बड़ी सच्चाई सबके सामने लाई होती है, लेकिन फिर भी कोई भी प्रोफेसर लिन को गुनाहगार समझता ही नहीं है, क्योंकि वो पावरफुल था। और उल्टा जब वैन उसके मालिक के बारे में पूछती है कि बताओ इन सभी पावर्स के पीछे कौन है, तब वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी को देखकर उसे मिस्टर लिन का ख्याल आता है, जो कि लास्ट टाइम इसी तरीके से हंस रहे थे। वो समझ आती है कि इन दोनों के पीछे कोई एक ही पर्सन है। इधर वो बिन दिमाग वाला मिन जो होता है वो अपने अंकल की जान बचाने के लिए अपनी फैमिली से हेल्प लेने के लिए तुरंत यहाँ से निकल जाता है। बाद में जब वैन घर वापस आती है तब वो देखती है कि उसकी चीजों को घर से बाहर निकाल दिया गया है और कोई भी उसे घर के अंदर आने नहीं दे रहा था। तभी यहाँ पे दो बॉडीगार्ड भी आ जाते हैं जो कि लू फैमिली से आए होते हैं वैन को अपने साथ लेकर जाने के लिए। ये जानकर तो परिवार के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो ये मरने वाली है। वैन भी उसके साथ लू फैमिली में चली जाती है, जहाँ पे फैमिली के हेड और मिंग के ग्रैंडपा उसे मिलने के लिए बुलाए होते हैं। वो उसे पूछते हैं कि बताओ तुम इन फैमिली के पीछे क्यों पड़ी हो? वैन कहती है कि जो गलत है मैं बस उसी को सामने लाना चाहती हूँ। ये सुनकर वह कहते हैं कि ठीक है, अब बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, पैसे लो और यहाँ से चली जाओ। वो कहती है कि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तब वो अपने पास से एक ब्लैंक चेक उसके तरफ फेंकते हैं, लेकिन वो भी लेने से मना कर देती है। ये देखकर उन्हें गुस्सा आता है और वो उसे कहते हैं कि ठीक है, जब पैसों से ये चीजें सेटल नहीं हो रही है तो तुम्हें खत्म ही कर दिया जाए। ऐसा कहते हुए वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाते हैं, लेकिन अगले पल जैसे वो वैन के गले का जेट पत्थर देखते हैं वो तुरंत रुक जाते हैं। वो उससे इस जेट पत्थर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि ये जो जेट पत्थर था वो शहर के सबसे अमीर इंसान के उत्तराधिकारी का होने वाला था, इसलिए वो जेट पत्थर के बारे में उनसे पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती है। मिंग कहता है कि ग्रैंडपा आप क्या भी इस उम्र में इस जेट पत्थर के पीछे पड़े हो, उसे खत्म करो ना। ये सुनकर वो उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि वो कौन है, और तुरंत उसके सामने झुक जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं अब तक उन्होंने उसके साथ जो कुछ भी किया था, और साथ ही वो अपने पोते को भी उसके सामने झुकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तो डायरेक्टली मना कर देता है कि वो किसी भी भिखारी के सामने नहीं झुकेगा। ये सुनकर ग्रैंडपा अपने बॉडीगार्ड को आदेश देते हैं कि वो उसे झुकाए, और बॉडीगार्ड ऐसा ही करते हैं। वैंग उस जेट पत्थर को देखती है और कहती है कि आखिर इसके अंदर क्या है, इसे तो मेरे मास्टर ने ऐसे ही मुझे दे दिया था। मिंग ने घुटने तो टेक दिए होते हैं, लेकिन अभी भी उसके अंदर एटीट्यूड भरा होता है। वो उसे कहता है कि आखिर तुमने मेरे ग्रैंडपा के ऊपर कौन सा मैजिक किया है जिस वजह से वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा वापस से अपने पोते को थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि बोला ना उसके साथ तमीज से पेश आओ। वैन ग्रैंडपा से कहती है कि आपके बेटे ने जिस भी फैमिली के साथ गलत किया है आप उनके साथ कॉम्पेंसेट करोगे, और साथ ही आपके बेटे जेल भी जाएंगे। ग्रैंडपा बिना कुछ कहे आसानी से मान लेते हैं और साथ ही उसे घर छोड़ने के लिए उसके लिए कार भी ऑर्गेनाइज करते हैं। दूसरी तरफ हम सैन फैमिली को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अब तो वैन मर चुकी होगी। इसलिए चेयरमैन पे के द्वारा जितने भी गिफ्ट वैन को मिले होते हैं वो सारी चीजें वो लोग ले लेते हैं और उसे क्यांग को दे देते हैं, और साथ ही उसकी शादी की भी बात कर रहे होते हैं। तो वो बताती है कि वो मिंग को पसंद करती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं, तब यहाँ पे नौकरानी आती है और मिंग के ग्रैंडपा के बारे में और वैंग के बारे में बताती है कि वो दोनों घर के अंदर आ रहे हैं।
वैन को जिंदा देखकर तो इन लोगों को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है। इसके बाद ग्रैंडपा उनसे पूछते हैं कि आप लोग वैन के बारे में क्या सोचते हैं। बिना बात को पूरी तरीके से समझे सैन फैमिली को ऐसा लगता है कि शायद ग्रैंडपा इसे जान से मारना चाहते हैं और इसीलिए वो इस फैमिली का परमिशन ले रहे हैं। इसलिए वो ऐसा दिखाते हैं कि वो वैन की वजह से बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं और जो ग्रैंडपा चाहते हैं वो आसानी से वो कर सकते हैं। ये सब सुनकर ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि ये परिवार कितना ज्यादा घटिया है और इसके बाद वो क्यांग के बारे में पूछते हैं कि क्यांग कौन है। क्यांग को ऐसा लगता है कि शायद वो शादी की बात करने के लिए आए हैं, इसलिए वो अच्छे से उनके सामने जाती है, उनका स्वागत करती है और अपने आप को होने वाली लू फैमिली की डॉटर इन लॉ कह के इंट्रोड्यूस कराती है। ये सुनकर तो ग्रैंडपा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो अपने बॉडीगार्ड से कहते हैं कि जरा आगे बढ़ के इस लड़की को थप्पड़ तो मारो। ये सुनकर सैन फैमिली को ऐसा लगता है कि शायद वो लोग वैन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वो तो क्यांग के बारे में बात करते हैं और ये उन्हें तब पता चलता है जब क्यांग को थप्पड़ लग जाता है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई लू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनने की। क्यांग समझाने लगती है कि वो उनका पोता एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि वो तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। इसके बाद वो अपने बेटे प्रोफेसर लिन के बारे में बताते हैं कि उन्होंने वैन के कहने पे उसे पुलिस स्टेशन में भेज दिया है ताकि वो अपनी सजा को पूरा करे। ये सुनकर तो सैन फैमिली को बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। वो वैन से कहते हैं कि आखिर तुमने इनके ऊपर कौन सा काला जादू किया है जो कि ये तुम्हारे सभी बातों को सुन रहे हैं। ग्रैंडपा ये सुनकर सभी को डांट लगाते हैं। तभी वैन नोटिस करती है कि उसके बाद जितनी भी कीमती चीजें हैं ये लोग उसे लेकर बैठे हैं। वैन कहती है कि बिना मेरी परमिशन के आप लोगों ने मेरी चीजों को कैसे छुआ। ये सुनकर ग्रैंडपा भी अपने गार्ड को उन लोगों के हाथ काटने के लिए कह देते हैं जिन लोगों ने बिना परमिशन के वैन की चीजों को छुआ। ये सुनकर तो सभी सैन फैमिली डर जाती है। क्यांग तो तुरंत अपने पहने हुए नेकलेस को भी निकाल कर रख देती है, लेकिन वैन कहती है कि तुमने उसे गंदी कर दी है, अब मुझे वो नहीं चाहिए। फिर ग्रैंडपा सभी को आदेश देते हैं कि सारी चीजें गंदी हो गई है, इसलिए सभी के पैसे ट्रांसफर कर दो। ये सुनकर तो माँ शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सभी चीजें मिलाकर 100 मिलियन हो रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंडपा जैसे ही फिर से डांट लगाते हैं, पिता कहते हैं कि ठीक है मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। इसके बाद ग्रैंडपा वैन से मिलते हैं और कहते हैं कि कोई भी जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर दे और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद क्यांग वापस से वैन को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है। वो अपने पिता से कहती है कि आप बड़े आसानी से मान गए थे मुझे पैसे देने के लिए। पिता भी कह देते हैं कि हाँ इसके पीछे कोई वजह है। वो उसके किसी चचेरे परदादा के बारे में बताते हैं कि उनकी वाइफ 50 सालों से लापता है और इसमें वैंग परदादा की वाइफ को ढूंढे, क्योंकि उस समय परदादा ने इसके पिता से कहा होता है कि अगर वो उसकी वाइफ को ढूंढ देते हैं तो पूरी संपत्ति वो उनके हवाले कर देंगे, क्योंकि उनका कोई भी बच्चा नहीं है और उन्होंने अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया था, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन वो हाल फिलहाल में मरने वाले हैं, तो पिता को ऐसा डर होता है कि कई परदादा ये सारी चीजें देने से पहले ही न मर जाएं, इसलिए वो वैंग से मदद मांग रहे होते हैं और वैंग भी उनकी मदद करने के लिए मान जाती है। कुछ देर के बाद सभी लोग परदादा के घर पे पहुँचते हैं, जहाँ पे उनका सामना घर की नौकरानी से होता है, जो बात करने में बहुत ही ज्यादा रूड होती है। वैन इस चीज को नोटिस करती है और बाद में वो सभी घर को देखने लगती है। उसे घर में अजीब लगता है क्योंकि घर जरूरत से ज्यादा साफ होता है। वो इनके बारे में परिवार को बता रही होती है, तब यहाँ पे नौकरानी आ जाती है और कहती है कि आप इस समय ग्रैंडपा से मिल सकते हो। सभी लोग परदादा से मिलने के लिए उनके कमरे में जाते हैं। परदादा जब पहली बार वैन को देखते हैं तब उनके अंदर उन्हें अपनी छोटी बहन दिखाई देती है, इसलिए वो उसके साथ अच्छी तरीके से पेश आते हैं और उसे अपने पास बैठने के लिए भी कहते हैं। वो उसकी तारीफ करते हैं क्योंकि उन्हें उसके साथ बातचीत करके अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जो सैन फैमिली होती है वो तो क्यांग की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए वैन की रेपुटेशन ही खराब करने लगते हैं। वो परदादा के सामने वैन की बुराई करने लगते हैं और क्यांग की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन परदादा तो उनकी बातों पे भरोसा ही नहीं करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा सारा का सारा परिवार बहुत ही ज्यादा झूठा है। मुझे तो ये भी पता है कि तुम लोग यहाँ पे किस लिए आए हो। तुम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने के लिए आए हो। तुम लोगों को मेरी चिंता ही नहीं है। और जब तुम सब देख रहे हो कि मैं इसके साथ अच्छी तरीके से बात कर रहा हूँ, तब तुम अपनी बेटी जो कि पता नहीं कहाँ से आई है उसकी तारीफ किए जा रहे हो। तभी पिता कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पे इसलिए आया था ताकि मेरी बेटी आपके वाइफ को ढूंढने में आपकी मदद कर सके। ये सुनकर तो नौकरानी घबराने लगती है। वहीं पर दादा ये सुनकर खुश हो जाते हैं और वैन से कहते हैं कि क्या तुम सच में मेरी वाइफ को ढूंढ सकती हो। वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। वो उससे पूछते हैं कि बताओ मेरी वाइफ कहाँ पे है। तब वो बताती है कि आपकी वाइफ आपके घर पे ही है। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि उसे कुछ नहीं होगा। पर दादा भी कहते हैं कि ठीक है अब मुझे याद मत दिलाओ, अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन वैन अपनी बातों पे अड़ी रहती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि आपकी वाइफ घर पे ही है, अगर आप चाहो तो मैं आपको मिला सकती हूँ। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो लोग कमरे से बाहर निकलते हैं और घर के पीछे जो बैकयार्ड होता है जहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर लगे होते हैं, वैन सभी को वहाँ पे लेकर जाती है। वैन कहती है कि इन फ्लावर्स को बहुत ही अलग तरीके से उगाया गया है। ये सुनकर घर की नौकरानी कहती है कि क्योंकि ये घर की मालकिन को पसंद था और यहाँ पे मालिक आकर हमेशा अपने समय को बिताते हैं। मालकिन मरने से पहले मालिक के साथ यहीं पे अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताती थी। ये सुनकर वैन कहती है कि हमने तो सुना है कि मालकिन लापता है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि वो मर चुकी है। अब ये सुनकर नौकरानी मासूम बनने का नाटक करने लगती है ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो। और ऐसा ही होता है। वैन के अलावा कोई भी उसके ऊपर शक नहीं करता है, यहाँ तक कि क्यांग भी उसका सपोर्ट करने लगती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि ये हमारी परदादी जैसी ही हैं।
बरसों पहले इन्हें परदादा की फैमिली द्वारा खरीदा गया था क्योंकि इनके फैमिली प्रॉब्लम ठीक नहीं चल रहे थे और तब से वो हमारे परिवार की मदद कर रही हैं। तुम इनके ऊपर गंदा इल्जाम ऐसे कैसे लगा सकती हो? वैन कहती है कि ठीक है, मैं तो यहाँ पे परदादी को ढूंढने के लिए आई हूँ। वैसे ये फ्लावर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। वैसे परदादा, क्या आपको पता है कि परदादी कहाँ पे है? ठीक इस फ्लावर के नीचे। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो? वैन कहती है कि अगर आप सबको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो मिट्टी को खोदकर अपनी आंखों से देख सकते हो। ये सुनकर तो सबसे ज्यादा नौकरानी इस चीज को रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि मालिक के लिए जगह खजाने से भी ज्यादा बढ़ के है। वह इन फ्लावर से अपनी वाइफ के जैसे प्यार करते हैं और इसे तबाह करना मालिक को तबाह करने जैसा है। लेकिन वैन तो अपनी बातों पे अड़ी रहती है, जिसे देखकर परदादा कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसे खोद दो। थोड़ी ही देर के अंदर खुदाई का काम स्टार्ट हो जाता है। कोई भी वैन पे भरोसा नहीं कर रहा होता है, लेकिन कुछ समय खुदाई करने के बाद उन्हें मिट्टी से एक जेट पत्थर का कंगन मिलता है। जैसे ही परदादा उसे अपने हाथ में लेते हैं वो जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो उनकी वाइफ की होती है जिसे उन्होंने गिफ्ट के तौर पे उन्हें दिया था। अब तो परदादा को भी शक होने लगता है और फिर से मिट्टी खुदाई स्टार्ट हो जाती है। थोड़े ही देर के अंदर मिट्टी के अंदर से उनकी वाइफ के कंकाल निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर परदादा फूट फूट कर रोना स्टार्ट कर देती है। लेकिन वैन नोटिस करती है कि कंकाल के ऊपर भी कुछ नेगेटिविटी भरी हुई है। परदादा रो रहे होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये सारी चीजें किसने की होगी। तभी वैन कहती है कि ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि आपकी घर की नौकरानी है। कोई भी इस बात पे भरोसा नहीं करता है कि घर की नौकरानी ने ही घर की मालकिन को मारने की कोशिश की होगी, क्योंकि एक बार घर की नौकरानी ने परदादा को घर में आग लगने से बचाया था, इसलिए कोई भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा होता है। लेकिन वैन कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार इन्होंने परदादा की जान बचाई है तो ये परदादी को मार नहीं सकती हैं। नौकरानी अपने आप को बचाने के लिए कहती है कि वैन ये सारी चीजें पैसों के लिए कर रही है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है। सैन फैमिली तो ये देखकर वैन को चुड़ैल कहने लगते हैं, लेकिन दादा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। वैन कहती है कि दादाजी मैं पुलिस कंप्लेंट कर देती हूँ और इसके बाद धीरे धीरे आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ये सुनकर तो नौकरानी डर जाती है और परदादा से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं उन्हें मारना तो नहीं चाहती थी, ये सारी चीजें मुझसे गलती से हो गई। आप उन दोनों व्यापार के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे और तभी मैंने आपकी वाइफ को एक अलग पर्सन के साथ देखा था, जिस वजह से वो मुझे शांत कराने की कोशिश कर रही थी और मैंने अपने बचाव में उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस वजह से मेरे हाथों उनकी हत्या हो गई। ये सुनकर परदादा उसकी बातों पे भरोसा नहीं करते हैं और वैन भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है और सच्चाई बताते हुए कहती है कि मुझे पता है कि तुम परदादा से प्यार करने लगी थी। पता चलता है कि परदादा अपनी वाइफ से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और वो उनका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखते थे। लेकिन जो घर की नौकरानी होती है वो भी धीरे धीरे परदादा से प्यार करने लगी थी और मालकिन की साथ देकर परदादा को उससे जेलसी होने लगती थी। इसीलिए जब वो एक बार काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे तभी उसने फ्लावर पॉट उठाया और उसे मालकिन के ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से वो घायल हो गई। तब उसने उसके चेहरे को खराब किया और उसे दफनाने की कोशिश की। जब वो उसे दफना रही होती है तब भी मालकिन जिंदा होती है, लेकिन वो उसे जिंदा ही दफना देती है। इतने डिटेल के साथ, वो भी इतनी पुरानी बातों को सामने आते हुए देखकर तो नौकरानी डर जाती है। इसके बाद वैन अपने पिता से कहती है, मैंने कहा था कि घर बहुत ही सदा साफ है। इसका दूसरा मतलब ये था कि किसी आत्मा को बांधने की कोशिश करता है तब घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें रखनी पड़ती है जिस वजह से घर को पूरी तरीके से साफ करना ही पड़ता है। इसीलिए घर जरूरत से ज्यादा साफ था, क्योंकि यहाँ पे परदादी की आत्मा को बांध कर रखा गया है ताकि वह घर के अंदर कभी भी ना जा सके। इसीलिए परदादी ने आज तक दूसरा जन्म भी नहीं लिया। ये सुनकर परदादा की हालत खराब होने लगती है। वो नौकरानी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वैन उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि आप अपने हाथ गंदे ना करें, क्योंकि आपको मरने के बाद परदादी से मिलना है और इस तरीके से आपका पुनर्जन्म भी रुक जाएगा। आप इसे बस पुलिस के हवाले कर दे, जो कुछ भी इसने किया है वो उसे पुलिस से सजा देगी। इसके बाद वो नौकरानी से पूछती है कि बताओ इन शक्तियों के पीछे कौन है, तुम्हारा साथ कौन दे रहा था। तब डरते हुए नौकरानी सारी बातें बता देती है कि उसने किसी औरत से मदद ली थी, लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं देखा। बाद में यहाँ पे गार्ड आते हैं और उसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इसके बाद सैन फैमिली डायरेक्टली ग्रैंडपा से उनकी वसीयत के बारे में पूछते हैं, जिसपे ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और सभी को डांट लगाते हुए यहाँ से भगा देते हैं। बाद में वो वैन के सामने झुकते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरी जिंदगी के सबसे बड़े गार्ड को तोड़ने में मेरी मदद की है। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले एक बार अपनी वाइफ को देख सकूँ। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो? क्योंकि आखिरी बार मैं उसे देख ही नहीं पाया था और वो बुरी तरीके से रोने लगती हैं। ये देखकर वैन उनकी मदद करने का फैसला करती है। वो अपने पावर का यूज करती है और परदादी की आत्मा को यहाँ पे लाती है। परदादी को देखकर परदादा धीरे धीरे कदमों से उनके पास पहुँचते हैं और अपने चेहरे को ढकने लगते हैं और कहते हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे मत देखो। लेकिन परदादी उसे कहती है कि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, तो ये उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो बूढ़े हो गए हैं या फिर जवान दिख रहे हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं और उसके बाद फिर से वादा करते हैं कि वो अगले जन्म में फिर से एक दूसरे के पति पत्नी बनना पसंद करेंगे और ऐसा होने
होने के बाद परदादी वहाँ से गायब हो जाती है क्योंकि उन्हें मुक्ति मिल जाती है। फिर परदादा अपनी वाइफ की कब्र पे जाते हैं और रोते हुए पुरानी बातें याद कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये दोनों मिलकर इस प्यारे से बगीचे को बना रहे थे। दूसरी तरफ हम सैन फैमिली को देखते हैं जो कि घर पे आने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब परदादा की पूरी प्रॉपर्टी उनके होने वाली है। कुछ समय के बाद वैन यहाँ पे परदादा के वकील के साथ आती है। वकील आता है और बताता है कि परदादा ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति वैन के नाम कर दी है। ये सुनकर तो इनके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। वो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उसने चोरी की होगी, उसने कुछ न कुछ किया होगा, लेकिन वकील बताता है कि परदादा ने मेरे ही सामने सारी की सारी प्रॉपर्टी इनके नाम की है। ये सुनते ही पिता वैन के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो ये संपत्ति बहुत ही ज्यादा है, इसलिए अच्छा होगा कि इसे मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दो ताकि मैं इसे तुम्हारे लिए संभाल सकूं। घर वाले भी वैन के ऊपर दबाव डाल रहे होते हैं कि वो चुपचाप सारी की सारी प्रॉपर्टी सैन फैमिली के हेड के नाम ट्रांसफर कर दे। और कियांग तो वैन के ऊपर इल्जाम लगाती है कि लगता है कि वो वकील के साथ सोई हुई है, इसलिए वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दिया है। ये सब सुनकर वैन कहती है कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अब पिता को ऐसा लगता है कि पैसा हाथ से चला जाएगा, इसलिए वो उसे रोकते हैं और साथ ही अपनी प्यारी बेटी से उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं क्योंकि पैसों का मामला था और उसे माफी मांगना ही पड़ता है। लेकिन वैन कहती है कि ये माफी मुझे पसंद नहीं आई। पिता उसे वैन के सामने झुकाकर उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं और उसे माफी मांगना भी पड़ जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद वैन बताती है कि उसने सारे के सारे पैसे एक चैरिटी में डोनेट कर दिया है। ये सुनकर तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। पिता को ऐसा लगता है कि उन्हें तो अभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा। वैन सभी को इस तरीके से परेशान करते हुए आराम से अपने कमरे में चली जाती है। वो कहती है कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो फैमिली में हम सबसे पहले बेटे को जन्म देंगे, जिस वजह से सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। लेकिन कियान अपने दिमाग में कोई और प्लान बना रही होती है। वो मिंग से मिलती है, उसके साथ नाइट स्पेंड करती है और उसके बाद वो उसके साथ शादी करने की बात करती है। मिंग को भी आइडिया पसंद आता है और वह तुरंत अपने ग्रैंडपा से बात करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वो अपने ग्रैंडपा से कियांग के साथ शादी करने की बात करता है तब ग्रैंडपा उसे साफ साफ मना कर देती है और कहते हैं कि वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर तुम्हें शादी करना है तो तुम वैंग से शादी कर सकते हो। तब मिंग डायरेक्टली मना कर देता है और कहता है कि उसे वो लड़की पसंद नहीं है। तब ग्रैंडपा उसे समझाते हैं और उसके फायदे गिनवाने लगते हैं कि वैन से शादी करने के बाद उसे कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा। वो उसके जेड पत्थर वाले नेकलेस के बारे में बताने लगते हैं कि वो शहर के सबसे अमीर इंसान के उत्तराधिकारी का होने वाला था। इसका मतलब समझ सकते हो कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाली है। तुम्हें पता है कि उसी फैमिली के हेल्प की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। वैंग के साथ इतने सारे फायदे देकर मिंग भी उसके साथ शादी करने के लिए मान जाता है। फिर ग्रैंडपा अपने नौकर से सैन फैमिली में ये बात पहुँचा देते हैं कि वो अगले दिन सैन फैमिली में रिश्ते की बात करने के लिए आएंगे। इस बात से अनजान कि आगे क्या होने वाला है, पूरी सैन फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो पूरा ही भरोसा होता है कि ये रिश्ता कियांग के लिए आने वाला है। इसलिए वो वैंग को नीचा दिखाने के लिए इस मौके को भी नहीं छोड़ते हैं। अगला दिन आता है और ग्रैंडपा बहुत सारे गिफ्ट के साथ अपने पोते के साथ सैन फैमिली में एंट्री लेते हैं। कियान आगे बढ़कर ग्रैंडपा से अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करती है और साथ ही अपने रुतबे को भी वैन को दिखाने की कोशिश करती है। वो उसे डांट तो लगाते हैं और साथ ही वो सैन फैमिली से कहते हैं कि वो अपने पोते के रिश्ते के लिए आए हैं और वो भी वैन के लिए। बेचारे ये बात सुनकर इन सभी का दिल ही टूट जाता है क्योंकि वो बहुत ही उम्मीद से बैठे होते हैं कि कियांग की शादी मिंग से होगी, लेकिन यहाँ तो मिंग भी अपने ग्रैंडपा का ही साथ दे रहा था और इस बार वो वैन के लिए आगे बढ़ के अपनी प्यारी सासू माँ को भी थप्पड़ लगा देता है क्योंकि वो उसकी इंसल्ट कर रही थी। बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी थप्पड़ लगाता है ताकि वैन के साथ उसकी शादी हो जाए, लेकिन वैन तो उसके मुंह पे ही इंसल्ट करते हुए कह देती है कि वो उसके साथ शादी नहीं करेगी क्योंकि वो लड़की बाज है और आज तक उसने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी भी बर्बाद की है। ये सुनकर ग्रैंडपा उल्टा अपने पोते पे ही गुस्सा करते हैं और इस रिश्ते को वापस लेकर चले जाते हैं। रिश्ता वापस जाते हुए देखकर सैन फैमिली वापस से वैन के ऊपर ही चढ़ने लगते हैं और कहते हैं कि इतने बड़े घराने से तुम्हारा रिश्ता आया था और तुमने इस रिश्ते को भी तोड़ दिया। वैन उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाती है और चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तब उसका सामना क्लास मॉनिटर से होता है जो कि बहुत ही उदास होती है। जब वैन उसे बात करती है तो पता चलता है कि इसकी आइडल की डेथ हो गई है। वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और उसने उसे एक ब्रेसलेट भी दिया था, लेकिन इस समय वो डिप्रेशन में था जिस वजह से उसने सुसाइड कर ली। लेकिन जब उसके बारे में पता लगाती है तब उसे पता चलता है कि उस लड़के ने सुसाइड नहीं की है। मॉनिटर ये जानकर उसके बारे में पता लगाना चाहती थी और साथ ही वो लास्ट टाइम उसे देखना चाहती थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा अमीर नहीं थी कि वो उसके घर पे जा सके। इसीलिए वो मदद के लिए चेयरमैन पेई के पास कॉल करती है। अगले सीन में हम उसी आइडल के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पे जब वो क्लास मॉनिटर के साथ वहाँ पे पहुँचती है उसका सामना कियांग से हो जाता है। कियांग यहाँ पे इसलिए आई होती है क्योंकि वो जो आइडल होता है वो इसके अंकल की कंपनी में ही काम कर रहा था। जब वो वैंग को यहाँ पे देखती है तब वो इसे हटाने की कोशिश करती है और तभी यहाँ पे कियांग के अंकल आ जाते हैं, मिस्टर सू। वो कोई तमाशा नहीं चाहते थे इसलिए वो वैंग को थोड़ी देर यहाँ पे बैठने के लिए इजाजत दे देते हैं, लेकिन वैंग नोटिस करती है कि मिस्टर सू के अंदर कुछ गड़बड़ी है। वो चुपचाप आराम से जाकर बैठ जाती है। आइडल के जो माता पिता होते हैं वो मिस्टर सू के सामने झुकते हैं और आज तक उनके बच्चे का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ऐसा करते ही उन बच्चे का जो फोटोग्राफ होता है जिसे फ्यूनरल पे रखा गया होता है वो नीचे गिर जाता है। वैंग कहती है कि क्या बात है, जिस इंसान ने बेटी की जान ली उसके सामने ही सिर झुकाया जा रहा है। वो डायरेक्टली मिस्टर सू के ऊपर आइडल के मरने का इल्जाम लगा देती है। मिस्टर सू ने अपनी दुनिया की नजर में ऐसी छवि बनाई होती है जिस वजह से कोई भी वैन की बातों पे भरोसा नहीं करता है। तब वैन
उस आइडल की माँ से बात करती है। वो कहती है कि आपके बेटे की पैदाइश के वक्त आपके घर में जितनी भी प्यारी बिल्लियाँ थी वो अचानक से मर गई, क्या ये बात सच है? वो चौंक जाती है क्योंकि उन्होंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। इसके बाद वैन उस तस्वीर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये आपके बेटे के डेब्यू की पहले की तस्वीर है। उसके बाद आपके बेटे ने इस तरीके से मुस्कुराते हुए कभी तस्वीर नहीं खिंचाई। ये सुनकर माँ कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा, काम के सिलसिले में वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहता था, जिस वजह से धीरे धीरे उसका स्ट्रेस बढ़ने लगा और उसने सुसाइड कर ली। वैन बताती है कि नहीं, इसके कारण सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सू है, क्योंकि उन्होंने अपने फायदे के लिए फोर्सफुली किसी लड़की के साथ उन्हें रिलेशनशिप में आने के लिए कहा, जो कि आइडल से बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। उसने मना किया लेकिन मिस्टर सू नहीं माने, क्योंकि इस वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, जिस वजह से बार बार प्रेशर देने की वजह से आइडल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा सिवाय सुसाइड करने के, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। अब इस बात से कि मिस्टर सू की कंपनी में उसके आइडल ने ही उनके प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लिया, जहां उसके लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो सजा भुगते, वहीं उसके परिवार वाले मिस्टर सू को ही सपोर्ट करने लगते हैं और उल्टा आइडल के ऊपर ही उंगली उठाने लगते हैं। ये सुनकर वैन गुस्सा करती है और अपनी बहन के ऊपर हाथ उठा देती है। वो कहती है कि तुम्हारे अंदर तमीज नाम की तौबी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि कहाँ पे किस तरीके से बात की जाती है। वो धीरे धीरे मिस्टर सू की सच्चाई सारे लोगों के सामने लाती है, जिस वजह से भीड़ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। आसपास के आइडल के फैन भी होते हैं जो कि ये बात सुनकर तुरंत मिस्टर सू के ऊपर झपट पड़ते हैं और उन्हें मार मार कर जान से मार डालते हैं। ये देखकर उसकी माँ अपने भाई को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरे भाई को पुलिस के हवाले कर दो, लेकिन वैन उन्हें पुलिस के हवाले नहीं करती है। वो अपने क्लास मॉनिटर के पास आती है, उसके ब्रेसलेट को लेती है और कहती है कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी, लेकिन तुम्हारे इस डिसीजन की वजह से अब उसे शांति मिलेगी। ऐसे कहते हुए वो उस ब्रेसलेट को भी शांत कर देती है। बाद में वैन जब घर वापस लौटती है तब अपनी माँ को देखती है, जो कि भाई के मर जाने के बाद बहुत ही बुरी तरीके से रो रही होती है। और जब वैन घर पे आती है तब सभी उसे आंसर देने के लिए कहते हैं कि आखिर उसने वहाँ पे फैमिली का तमाशा क्यों क्रिएट किया। ये सुनकर वैन अपने पिता से बात करती है और कहती है कि पिताजी, अब तो सू फैमिली पूरी तरीके से बैंकक्रप्ट हो गई है, अच्छा होगा कि आप उसके साथ रिश्ता ना रखो, आपको मेरे साथ रहने में फायदा होगा, ना कि सू फैमिली के साथ। ये सुनकर पिता तुरंत वैन के साइड हो जाते हैं। वो सभी को डांट लगाते हैं वैन को कुछ भी करने के लिए और अपनी वाइफ को तो धमकाते हैं कि अगर उसने कुछ भी उसे परेशान करने की कोशिश की तो वो उसे डाइवोर्स दे देंगे और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। मॉम इन सारी चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। वो वैन से कहती है कि क्या तुम इसी चीज के लिए वापस आई थी। वो कहती है कि अच्छा हुआ मॉम, आपने मुझे अब जाकर पहचाना, देखना किस तरीके से मैं आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद करती हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी क्यांग अपनी मॉम एंड भाई से कहती है कि मुझे पता है कि सभी अमीर लोग उसकी साइड क्यों हो रहे हैं, उसके गले में जो जेट पत्थर है ये उसकी वजह से हो रहा है, हमें किसी तरीके से उस जेट पत्थर को हासिल करना होगा। ऐसे कहते हुए वो रात का प्लान बनाते हैं कि रात को उसके कमरे में जाकर वो जेट पत्थर को चुरा लेंगे। कमरे के पास आने के बाद वो धीरे से दरवाजे को खोलते हैं और अंदर बेहोश होने वाली दवा को डाल देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वैन ये सारी चीजें देख रही है। इसके बाद कुछ समय तक वो वेट करते हैं और अचानक से दरवाजा को ओपन करते हैं, लेकिन अंदर उन्हें वैन सोते हुए दिखाई तो नहीं देती है, बल्कि एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जिसने सफेद कपड़े पहने होते हैं। उसके आंखों से लाल आंसू आ रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही होती है, जिसे देखकर तो माँ भाई बहन तीनों बुरी तरीके से डर जाते हैं। माँ की हालत तो इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उन्हें 2 दिन तक बिस्तर पे ही रहना पड़ जाता है। बाद में जब भाई घर पे आता है तो क्यांग उसे डांटती है कि माँ की तबीयत खराब है और तुम बाहर घूम रहे हो। कहता है कि वो तो इन्हीं सारी चीजों से बाहर निकलने के लिए काम कर रहा था, उसने क्वीन फैमिली की बेटी के साथ दोस्ती कर ली है और सब कुछ अच्छा रहा तो वो उसके साथ शादी भी कर लेगा और उसके बाद वो वैन को आसानी से हरा देगा। दूसरी तरफ वैन अपने मास्टर से बात करती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके मास्टर तो क्वीन फैमिली के बड़े बेटे हैं, जिस वजह से उनके पास वो जेट पत्थर था और अब वो चाहते हैं कि उनके छोटे भाई की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और वो जाकर सॉल्व करे। वैन मान जाती है और उसे पता चलता है कि कुछ दिन बाद उनके घर में पार्टी है तो वो जा सकती है। दूसरी तरफ हम पार्टी का सीन ही देखते हैं, जहाँ पे क्यांग अपने भाई के साथ आई होती है। बड़े से घर को देखकर वो बड़ी बड़ी बातें करती है कि बहुत ही जल्द ये सारी चीजें उसके भाई की हो जाएगी। तभी उन दोनों की नजर लीना पे आती है, जो कि क्वीन फैमिली की इकलौती डॉटर होती है। उसे देखकर वो लोग उसके पास बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन लीना की जो फ्रेंड होती है वो क्यान को देखकर उसकी इंसल्ट करने लगती है, उसके कपड़े के ऊपर उसे जज करने लगती है। वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से नीचा दिखा रही होती है। तब वो भी अपनी अमीरी का शो ऑफ करते हुए सैन फैमिली का नाम लेती है, जिससे सभी लड़कियां रुक जाती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ समय पहले जो सैन फैमिली के द्वारा बहुत ही बड़ा सा डोनेशन किया गया था ये वही लड़की है। ये क्यांग को वैन समझ लेती है, इसलिए वो उसके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करना स्टार्ट कर देती है। बातों बातों में हमें ये भी पता चलता है कि क्यांग का भाई काफी समय से लीना का पीछा कर रहा होता है, जिस वजह से उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये लड़का लीना को पसंद करता है और इसीलिए लीना ने इसे यहाँ पे इनवाइट किया था, क्योंकि उसे भी इसके अंदर दिलचस्पी थी। थोड़ी ही देर के अंदर यहाँ पे वैन भी आ जाती है। वैन को देखते ही क्यान के मन में डर आ जाता है, क्योंकि उसने ऐसा सोचा था कि वो वैन का रूप लेकर यहाँ पे आराम से एंजॉय कर सकती है, लेकिन जैसे ही भाई बहन उसे यहाँ पे देखते हैं वो इसे यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं और बाहर निकालने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वैन उल्टा अपने भाई पे ही मैसेज करती है, जिस वजह से वो अपने आप को ही बार बार थप्पड़ मारने लगता है। थप्पड़ की आवाज सुनकर सभी लोग का ध्यान ये लोग खींच लेते हैं और सभी लोग इनके पास आ जाते हैं।
सभी लोग भाई को थप्पड़ खाते हुए देख लेते हैं। तब जाकर वो मैजिक को रोकती है। लीना आगे आती है और वैन से पूछती है तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ पे किसने इनवाइट किया है। ये सुनकर वो कहती है कि मुझे यहाँ के फैमिली हेड ने इनवाइट किया है। वो उसकी बातों पे भरोसा नहीं करती है क्योंकि वो उसे आज यहाँ पे पहली बार देख रही थी। और तभी क्यांग भी कह देती है कि ये कोई भिखारी, ये हमेशा ऐसी पार्टी में घुस जाती है। ये सुनकर तो लीना को बुरा लगता है। वो अपने बॉडीगार्ड को बुलाती है, लेकिन बॉडीगार्ड को तो वो अपने पावर से ही रोक देती है। वो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी उससे छू नहीं पाता है। धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगती है और आवाज सुनकर जो गुरु के छोटे भाई होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। उन्हें भी जब बताया जाता है कि वैन एक भिखारी है तो वो भी उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैन बताती है कि वो यहाँ पे इन्विटेशन से आई है क्योंकि इस फैमिली के हेड ने उसे यहाँ पे इनवाइट किया था। ये सुनकर वो उसे कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पे इनवाइट नहीं किया था, तो तुम यहाँ पे कैसे आ सकती हो। ये सुनकर वो कहती है कि क्या आपको लगता है कि आप इस फैमिली के हेड हो। ये सुनकर वो रुक जाते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। तब वो बताती है कि वो सैन वैन है। तब पिता अपनी बेटी को बताते हैं कि अरे ये वही लड़की है जिसने शहर में सबसे बड़ा डोनेशन दिया था। लीना क्यांग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उस लड़की ने कहा था कि उसका नाम वैंग है। वैन कहती है कि इससे तो मेरी हर जगह आइडेंटिटी चुराने की आदत लग गई है। ये वैन नहीं है, वैन मैं हूँ। ये सुनकर तो लीना की फ्रेंड वापस से क्यांग की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। भाई अपनी बहन की बेइज्जती को देखकर वैन की बुराई करने की कोशिश करता है, लेकिन लीना के पिता उसे डांट लगा देते हैं और कहते हैं कि पता है कि इस मिस को यहाँ पे किसने इन्वाइट किया है। इस फैमिली के हेड, क्वीन फैमिली के मालिक और मेरे बड़े भाई ने इसे यहाँ पे इनवाइट किया है, इसलिए इसकी बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती होगी। ये सुनकर तो लोगों के बीच में वैन की एक अलग इज्जत बन जाती है। सभी लोग क्वीन फैमिली के असली मालिक से मिलने की, उसके चेहरे को देखने के लिए उसे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन भी देने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वैन उनके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इसके बाद वो उनके छोटे भाई के साथ जिस काम के लिए यहाँ पे आई थी उस पे बात करने के लिए उनके साथ चली जाती है। भाई लीना को रोकता है और उसके क्लोज होने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे डांट लगाते हुए वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर क्यान उसे एक छोटी सी गोली देती है और कहती है कि इसका यूज करो। इसे खाने के बाद वो होश में नहीं रहेगी, उसका फायदा उठाना और उसके बाद उससे शादी कर लेना। इतने लोगों के सामने आखिर ये लोग अपनी इज्जत कैसे उछालेंगे। भाई को ये सब करने में थोड़ा डर तो लग रहा होता है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉपर्टी पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। दूसरी तरफ वैन अपने मास्टर के भाई के साथ बातचीत कर रही होती है, जहाँ पे वो बताते हैं कि उनकी फैमिली में काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। जब उनकी बेटी छोटी थी तब से ही वो बीमार रहती थी। वो धीरे धीरे बड़ी हुई और जब वो बड़ी हुई तब अचानक से उसका एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम फ्यूनरल की तैयारी तक कर लें, लेकिन अचानक से वो एक दिन होश में आ जाती है और उसके बाद उसकी रिकवरी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है। पिछले सालों में वो जितनी ज्यादा बीमार थी अब वो और भी ज्यादा हेल्दी रहने लगी थी और उसकी लाइफ में किसी भी खुशी की कोई भी कमी नहीं थी। वैन कहती है कि ये तो अच्छी बात है। ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ी महसूस हो रही है। जब मेरे भाई ने ये सारी कंपनी मेरे हाथों में सौंपी थी तब उन्होंने कहा था कि मैं फैमिली की तरह सभी वर्कर का ध्यान रखूं। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक से जैसे जैसे मेरी बेटी ठीक होने लगी अचानक से मेरी कंपनी के अंदर बहुत सारे मौत होने लगे। ऐसे लोग मर रहे थे जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी थे लेकिन अचानक से वो मर जा रहे थे। वैन सभी बातें सुन लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में पता लगाती हूँ। और फिर वो लोग बाहर आते हैं जहाँ पे वैन को कुछ गलत होने का एहसास पहले ही हो जाता है। फिर जब वो दोनों हॉल में आते हैं तब पिता लीना के बारे में पूछते हैं। तभी ऊपर से किसी की चीखने की आवाज आती है। सभी लोग उस कमरे की तरफ भागते हैं जहाँ पे सैन फैमिली का बेटा लीना का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। पिता ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो तुरंत सैन फैमिली को यहाँ पे आने के लिए कहते हैं। बाहर आने के बाद कियान और उसका भाई ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अच्छा होगा कि उन दोनों की शादी हो जाए। तभी यहाँ पे इनके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। वैन कहती है कि ये तो अच्छा मौका है क्वीन फैमिली का सन इन लॉ बनने का। पिता समझ जाते हैं कि ये इन लोगों की गंदी सी चाल है। वो पुलिस की धमकी देने लगते हैं। तब सैन फैमिली के हेड सामने आते हैं और अपने दोनों बच्चों को थप्पड़ लगाते हैं ताकि वो सिचुएशन को हल्का कर सके। वो दोनों बच्चों से पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ था। ये बताता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसके लिए उसने उसके ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था। लेकिन वो उसके साथ खुश थी, मजे कर रही थी, ये बात उसे पता है। लेकिन लीना तो इस बात को साफ साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो यू को पसंद नहीं करती थी और उसने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। सभी यू को ही बातें सुना रहे होते हैं, लेकिन जो वैन होती है वो पहली बार अपने भाई को सपोर्ट करती है और कहती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। वो लीना के ऊपर उंगली उठाती है कि वो झूठ बोल रही है। पिता उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रही हो। ये सुनकर वैन कहती है कि मुझे नहीं पता है कि वो मेरा भाई है या फिर नहीं है, लेकिन इसमें आपकी बेटी गलत है। आपने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया था ताकि मैं आपकी फैमिली और बिजनेस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ऊपर आपने मुझे बताया था कि आपकी वाइफ को ज्यादा लोग पसंद नहीं है और साथ ही आपने मुझे ये भी बताया था कि आपकी कंपनी में जितने भी लोगों की मौत हुई है वो नौजवान लड़के थे। आपको पता है कि उन सभी लोगों को किसने मारा? आपकी प्यारी बेटी ने, क्योंकि वो आपकी बेटी है ही नहीं। 6 महीने पहले जब आपकी बेटी का कार एक्सीडेंट हुआ था आपकी बेटी उसी वक्त मर चुकी थी, लेकिन उसी समय उसकी बॉडी पे एक ग्रिम रीपर ने कब्जा कर लिया, जिस वजह से इसके सभी चोट इतनी जल्दी भर गए। जिस बच्ची को आप ठीक करने में पूरी जिंदगी का समय लगा दिए थे वो बच्ची उतने टाइम तक ठीक नहीं हुई, तो अचानक 6 महीने में ऐसा क्या हुआ जो वो पूरी तरीके से ठीक हो गई? क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आखिर ये सारी चीजें इतनी तेजी से क्यों हो रही थी?
दरअसल आपकी बेटी के अंदर जो ग्रिम रीपर है उसे रिलेशन बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो उसे अपने झांसे मिला रही थी ताकि उसके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद उसे खत्म कर सके। यही नहीं, आज तक आपकी कंपनी में आपके घर के बाहर जितने भी बॉडीगार्ड थे, जितने भी वर्कर थे, उनकी भी जान इसी ने ही ली है। ये उनके साथ मजे करती और जब इसका मन भर जाता वो उन्हें खत्म कर देती। इसी खतरनाक बातें वैन तो कह देती है, लेकिन कोई भी इसकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा होता है। तभी घर की नौकरानी सामने आती है और वो वैन का साथ देती है। वो कहती है कि मुझे इस लड़की पे पूरा भरोसा है, क्योंकि कुछ समय पहले तक मेरा बेटा भी यहाँ पे बॉडीगार्ड का काम कर रहा था। उसने मरने से पहले मुझे लीना के बारे में बताया था कि लीना बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। उस वक्त अगर मैंने अपने बेटे की बातों पे भरोसा कर लिया होता तो शायद मेरा बेटा आज जिंदा होता। वैन बताती है कि लीना ने इतने लोगों को इसलिए मारा और उनके साथ वो इसीलिए टाइम स्पेंड करती थी ताकि वो इससे अपनी शक्तियाँ बढ़ा सके और इंसानी दुनिया में रह सके। अगर वो ये ना करती तो उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाता। फिर वो लीना के अंदर जो ग्रिम रीपर है उसे उकसाने की कोशिश करने लगती है। धीरे धीरे वो उसकी बातों में आने लगती है और अचानक से उसकी असलियत सबके सामने आने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरीके से बदल जाता है। वो उस चेहरे के साथ यू के साथ रिलेशन बनाने की बात करती है तब वो बुरी तरीके से डर के वैन के पास चला जाता है। वैन कहती है कि तुम्ही ने कहा था ना कि चाहे वो कैसे भी क्यों ना दिखे तुम मुझसे प्यार करते हो, उसके साथ रिलेशन जरूर बनाओगी, तो जाओ बना लो। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अब ये देखकर तो लीना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ गई थी। इसीलिए वो सभी को एक साथ खत्म करने के लिए अपनी शक्तियों का यूज करती है और काला धुआं छोड़ने लगती है, जिस वजह से सभी का गला घुटने लगता है। लेकिन वैन अपने पावर का यूज करते हुए उसे एक ही बार में खत्म कर देती है। बाद में वो लीना के ऊपर वापस से मैजिक करती है ताकि वो ग्रिम रीपर वापस से उसके बॉडी में ना जा सके। सब कुछ तो ठीक हो जाता है, लेकिन वैन ने जो अपने गले में जेट पत्थर पहना होता है, सैन फैमिली उसके ऊपर उंगली उठाती है और कहती है कि बताओ तुमने इसे कहाँ से हासिल किया है, क्या तुमने इसे चुराया है? ये सुनकर तो लीना के पिता आगे बढ़ के उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि ये जेट पत्थर क्या है? इस जेट पत्थर को मेरे भाई ने इसे दिया था, क्योंकि ये मेरे भाई की स्टूडेंट है और ये इतने सालों से मेरे भाई के साथ ही रह रही थी। अब ये सुनकर तो इन सभी का होश ही उड़ जाता है, क्योंकि जिस लड़की को ये लोग भिखारी समझ रहे थे वो तो शहर के सबसे अमीर इंसान के घर में उनके साथ रह रही थी। सब कुछ ठीक हो जाता है। लीना के पिता सभी चीजों के लिए वैन को शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वैन कहती है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ बाकी है। और तभी घर के अंदर किसी की हंसने की आवाज आने लगती है। हंसी इतनी ज्यादा डरावनी होती है कि सभी उस आवाज को सुनकर बुरी तरीके से डरने लगते हैं, लेकिन वैन नहीं डरती है। वो कहती है कि आखिर कितनी देर तक आसपास ऐसे ही घूमती रहोगी, अच्छा होगा कि तुम अब आमने सामने आ जाओ। ये सुनते ही कोई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है और वो कोई और नहीं बल्कि लीना की अपनी माँ होती है। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे हूँ? ये सुनकर वो कहती है कि मेरे गुरुजी ने तो आप ही का पता लगाने के लिए मुझे यहाँ पे भेजा था। व्हाइट ईगल, पता चलता है कि ये जो व्हाइट ईगल है वो वैन के मास्टर की जूनियर थी। इन सारी चीजों में वो बहुत ही ज्यादा माहिर थी, लेकिन उसे प्रैक्टिस करने के लिए इंसान, जानवर और भी कई सारी चीजों की जरूरत थी। इसीलिए जैसे ही मास्टर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी छोटे भाई के हाथों में सौंपी, उन्होंने छोटे भाई से ही शादी कर ली, जिस वजह से उनके पास ताकत और पैसा दोनों आ गया। शुरू में उन्होंने अपने पति से प्यार किया और उन्हें प्यारी सी बेटी भी दी, लेकिन बेटी की तबीयत बचपन से ही खराब रहती थी। वजह ये थी कि उसकी माँ काला जादू करती थी, जिस वजह से उसे भुगतना पड़ता था। और इसी वजह से जब वो बड़ी हुई उसका एक्सीडेंट हुआ और जब वो मर गई, माँ से ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपनी काले जादू का यूज करते हुए उसके अंदर एक ग्रिम रीपर की बुरी आत्मा डाल दी और वो अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए हर वो मुमकिन चीज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि लोगों को उसके खाने के रूप में उसे देना, उसकी सुरक्षा करना, जिस वजह से लीना आज तक इतने सारे लोगों को जान से मार चुकी थी और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं था। लेकिन जब वैन ने लू फैमिली के हेड प्रोफेसर लिन, घर की नौकरानी, इन सभी के पीछे का जब उसने पता लगाया, तब उसे पता चला कि यही वो मास्टरमाइंड है जो कि सभी को कंट्रोल कर रही थी। और जब वैन ने ये सारी चीज अपने मास्टर को बताई, तब मास्टर ने व्हाइट ईगल के बारे में पता लगाकर उसे बता दिया और इसीलिए वो यहाँ पे आई थी ताकि वो इसे पकड़ सके। सच्चाई पता लगते ही व्हाइट ईगल सभी को जान से मारने की कोशिश करती है। वो आसपास में काफी सारी नेगेटिव ऊर्जा भर देती है और सभी के गले को घोटने की भी कोशिश करती है और साथ ही वो वैन को भी अपनी शक्तियों से बांध देती है। लेकिन वैन तो थोड़ी ही देर के अंदर उसकी शक्ति को तोड़ देती है, उसे घायल करती है और साथ ही सभी लोगों को बचा भी लेती है। लेकिन व्हाइट ईगल फिर भी नहीं डरती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है जिस वजह से तुम मुझे सजा दे सको। तभी उनके हस्बैंड ही उनके सीने में खंजर घोंप देते हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ को ये सारी चीजें करते हुए नहीं देख सकते थे और साथ ही वो अपनी जान भी ले लेते हैं और फिर वो अपनी पूरी संपत्ति वैन के हवाले कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उन दोनों के मर जाने के बाद वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहते थे। भले ही उनकी वाइफ कैसे क्यों ना हो, लेकिन वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। वो मरने से पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे। अगले सीन में वैन क्वीन फैमिली की हेड बनने के लिए अपने रूम से बाहर निकलती है, तब उसके पिता उसके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुकी है। लेकिन जो माँ होती है वो तो उसे साफ साफ कहती है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी चीज है और आने वाली है वो सारी चीजें मेरी बेटी के नाम में ट्रांसफर कर दो। ये सुनकर वैन कहती है कि लगता है पिताजी मुझे यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत अपनी बेटी अपनी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने लगते हैं और कहते हैं कि क्या दिखाई देती है, वैन तुम्हारी अपनी बेटी है, उसके साथ ज्यादा प्यार करो। अगले सीन में वैन क्वीन फैमिली की हेड बनते हुए क्लास मॉनिटर के साथ घूम रही होती है।
तभी वो अपनी मॉम को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखती है। वो तुरंत इसके फोटोग्राफ निकालती है, अपने डैड के पास भेज देती है। इधर माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल में चली जाती है और बेटी को बाहर निगरानी रखने के लिए रख देती है। इधर पिता को जैसे पता चलता है वो अपने बेटे के साथ होटल में आते हैं और कियांग जैसे ये चीज को देखती है अपनी माँ के पास इसके बारे में बता देती है और साथ ही इन्हें रोकने की कोशिश करती है। लेकिन क्लास मॉनिटर के पास इसका वीडियो होता है जो कि वो उन दोनों को दिखा देती है, जिसे देखकर ये लोग गुस्सा हो जाते हैं और कियांग के ऊपर हाथ उठाते हैं। फिर वो लोग सभी उस रूम में जाते हैं जहाँ पे मॉम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही होती है और सभी लोग एक साथ उन दोनों को साथ में पकड़ लेते हैं। यहाँ पे बहुत देर हंगामा चलता है। बातों बातों में ये भी पता चलता है कि जो कियांग है जिसे उसकी माँ ने अडॉप्ट किया हुआ है वो तो उसकी रियल डॉटर है, वो भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ, इसीलिए वो तो उसे ज्यादा फेवर करती है और ये बात कियांग को भी पता है। कियांग अपने भाई को कन्विंस करती है कि वो इसकी इस फादर को एक्सेप्ट कर ले क्योंकि ये लोग बहुत ही जल्द अब्रॉड जाने वाले हैं और वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। लेकिन वैन को पता होता है कि मॉम का बॉयफ्रेंड उन्हें धोखा दे रहा है। वो इनके धोखे के बारे में बता देती है लेकिन ये लोग भरोसा नहीं करते हैं। तब वो अपने पावर का यूज करती है जिससे ये पर्सन खुद ही सच्चाई बोल देता है। वो बता देता है कि अब्रॉड में इसकी एक वाइफ है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर है और उसी के पैसे यूज करके वो यहाँ पे मजे के लिए आता है और उसका इरादा बिल्कुल भी नहीं है कि वो इन दोनों को अपने साथ अब्रॉड लेकर जाए। अब ये लोग ना यहाँ के रहते हैं ना ही वहाँ के। पिता घर से अपनी वाइफ अपनी बेटी के सामान को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। कियांग ये देखकर वैन की बेइज्जती करती है लेकिन पिता इस बार उसकी बेइज्जती सुनते नहीं है, उल्टा उसे थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी अपनी बेटी है। वैन कहती है कि क्या मैं सच में आपकी ही बेटी हूँ। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम छोटी सी वैन को देखते हैं। जब वो पहाड़ी से गिरी होती है तब उससे आसपास के लोग पूछते हैं कि वो कहाँ से है और बताने पे वो लोग उसके घर तक उसे लेकर आते हैं जिसमें उसके मास्टर भी शामिल होते हैं। वो उसके घर तक उसे छोड़ देते हैं। फिर जब वो अपने दरवाजे पे पहुँचती है तब वो अपने माता पिता के ऐसे शब्द सुनती है जिससे उसका दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। वो अपने माता पिता को बात करते हुए सुनती है जिससे उसी वक्त उसे पता चल जाता है कि उसकी माँ ने उसे जानबूझकर पहाड़ी से धक्का दिया था और पिता उस समय बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे लेकिन वो अपनी वाइफ से ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो इन सारी चीजों में उसका साथ देते हैं और इसके काम को छुपा देते हैं और साथ ही कियांग को सैन फैमिली की इकलौती बेटी भी घोषित कर देते हैं। वैन जब अपने माता पिता के मुंह से ये सारी बातें सुनती है उसका दिल टूट जाता है। जिन लोगों ने उसे यहाँ तक लेकर आया था वो उनके साथ ही वापस चली जाती है। वैन जब आज ये सारी बातें अपनी फैमिली को बताती है तो पिता का ये उम्मीद भी टूट जाता है। इसके बाद वैन सभी से अपना रिश्ता नाता तोड़ देती है और यहाँ से जाने का फैसला करती है। पिता कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही मेरी एक बेटी हो, मेरे पास एक बेटा भी है, देखना मैं इसका यूज करके तुमसे कैसे बदला लेता हूँ। ये सुनकर वो कहती है कि अच्छा आपका बेटा तो कभी बच्चे पैदा कर ही नहीं सकता है, आखिर आप उसे किस तरीके से यूज करोगे। ये सुनकर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो झूठ बोल रही है लेकिन भाई खुद सामने आता है और बहन से हेल्प मांगता है। वो बताता है कि लास्ट टाइम जिस गोली को तुमने खाया था ना उस वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। इस तरीके से वैन अपने पूरे सैन फैमिली से बदला लेती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन कियांग से ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करती है। हालांकि वो बात अलग है कि वो इस बार भी इसे जान से मार नहीं पाती है और इसका भाई जो इसकी वजह से गुस्सा होता है उल्टा उस खंजर को उठाकर इसे ही जान से मार डालता है और कियांग की मौत हो जाती है और सैन फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है और वैन चुपचाप अपना बदला लेते हुए यहाँ से चली जाती है। सो आपको ये बदले की कहानी कैसी लगी? क्या वैन ने सही तरीके से अपने फैमिली से बदला लिया या फिर उसे कुछ और भी करना चाहिए था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। चाहने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर ले ताकि आप हमारे हर एक वीडियो से अपडेट रहो और वीडियो पे हाइप करना ना भूलें।